देखो आज का क्लास में करना क्या है, आज के क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री का वो हो गया था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, उसी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। एक हम लोगों ने डिस्कस किया था हीटिंग कर्व, तो इस पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो इस पे आज न्यूमेरिकल देखने हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं और हीटिंग कर्व पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफ़र। और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होता है, इसको भी आज देखेंगे, थर्मल स्ट्रेस। तो ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। तो एक्सपेंशन तो कराया था भाई। अब कुछ लोग एग्ज़ाम के चलते क्लास मिस कर लिए होते हैं, तो क्या किया जा सकता है। मैं तो अपना कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ और आराम से चल रहा हूँ, ताकि जब भी किसी का क्लास मिस हो तो वो अपने डेट वाइज देखता चले, तो वो कवर कर लेगा। बीच बीच में मैं इंडिकेट करता भी हूँ कि इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आज भी अगर कोई डायरेक्ट जंप मारा हो तो स्टार्टिंग के 45 मिनट्स नहीं समझ में आएंगे, लेकिन उसके बाद हीट ट्रांसफ़र समझ में आने लगेगा। तो स्टार्टिंग के जो हैं हाफ क्लास वो भले ही ना समझ में आए, उसके बाद आप कंटिन्यू हो जाए और जो छूटा हो वो कवर करो भाई, साइड से कवर करो। डेट वाइज आपके वीडियो व्हाट्सएप पे डाल रखा है सब, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री में जो बेसिक प्रिंसिपल था, जिस प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं और इक्वेशन लिखते थे, वो था कि कोई हीट गेन करेगा और कोई हीट लॉस करेगा। तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, यही बेसिक इक्वेशन हमें लिखने हैं। जो गेन करने वाले हैं उनका टोटल गेन ऑफ थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल हीट लॉस, यानी थर्मल एनर्जी का लॉस, ये देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री था और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम लोगों को चाहिए होता था वो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पर यूनिट मास एनर्जी एक्सचेंज फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरह से पर यूनिट मोल होता है, तो इसका इस वाले फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ हम लोग चैप्टर 12 में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कर पाएंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, वो क्या होता है, पर यूनिट मोल एनर्जी एक्सचेंज, पर यूनिट मोल, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा हम लोगों ने थर्मल हीट कैपेसिटी देखा था। थर्मल हीट कैपेसिटी होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, ये देखा था। साथ में हम लोगों ने वाटर इक्विवेलेंट लास्ट क्लास में देखा था, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम एनर्जी एक्सचेंज फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। वाटर इक्विवेलेंट बोर्ड का अगर ये 1000 ग्राम है, इट मीन्स 1000 ग्राम वाटर को हीटिंग करो या इस बोर्ड का हीटिंग करो, बात एक ही है। वाटर इक्विवेलेंट समझा और साथ में समझा हम लोगों ने लेटेंट हीट, एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मास ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ड्यूरिंग स्टेट चेंज। इसलिए ये मेल्टिंग पॉइंट पे होगा या बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, अब डिपेंड करता है कि अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो इस तरह से ये सब कैलोरीमेट्री की बात हम लोगों ने की थी। अच्छा, क्वेश्चन देख रहा था, उस पर हम लोग आज देखेंगे कि एक स्पेशल केस की पार्शियल आइस मेल्टिंग कैसे होता है। तो हो सकता है स्कूल में ये इग्नोर भी किया जाए, स्कूल में जनरली यही क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक क्लियर है। कैलोरीमेट्री को कंक्लूड करते हुए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग हीट ट्रांसफ़र पे स्विच ओवर करेंगे और थर्मल स्ट्रेस भी डेवलप करेंगे, देखेंगे अभी हम लोग। तो क्वेश्चन था लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, 10 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया था। आज मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे ना लेकर के आइस में ले रहा हूँ -5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास का क्वेश्चन के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 ग्राम ऑफ आइस वहाँ 0 डिग्री पे लिए थे, यहाँ -5 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं। वहाँ 100 ग्राम ऑफ वाटर था एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैं सेम रहने देता हूँ, लेकिन इस 100 को मैं कर देता हूँ कम। 100 के बदले में मैं मान लो ले लेता हूँ 20 ग्राम ऑफ वाटर एट -50 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा, कंप्लीट आइस मेल्ट करेगा नहीं करेगा। अब हम लोगों ने 10 ग्राम आइस 20 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने 20 ग्राम वाटर लिया है और इनको अब किया मिक्स। वही एग्जाम्पल नोबिता के यहाँ गया, जियान अरे भैया मैं तो तुम्हारे यहाँ आया हूँ, गेस्ट बना हूँ, तो मुझे शरबत पिला दे भाई। तो रसना शरबत लेके आया, पहले क्या किया भाई, तो रसना बना लिया, समझो कि वाटर लिया, चलो छोड़ो रसना, प्लेन वाटर विद आइस, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पे थोड़े ही ना समर में उसको पिलाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस तो पीने में मज़ा नहीं आएगा। तो आइस क्यूब डाल दिया भाई, आइस क्यूब 10 ग्राम डाला, 20 ग्राम ही वाटर लिया था।
ठीक है। इफ आइस एंड वाटर एज सोन इज मिक्सड देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ टोटल वाटर इन द कंटेनर। इस कंटेनर में अब टोटल वाटर कितना है वो बताने हैं। ये 20 ग्राम वाटर तो था, लेकिन आइस जब कुछ मेल्ट करेगा भाई तो वाटर और बढ़ जाएंगे। पहले तो 20 ग्राम थे, कुछ जो मेल्ट हो गया है वो भी आएगा। तो हमें दो चीज़ बताने हैं, फाइनल टेम्परेचर बताने हैं एंड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर भी बताने हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करने के लिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, ट्राई करें। तो आप भी चाहो तो फटाफट इसको ट्राई मारो भाई। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमें नहीं पता कि कंप्लीट आइस मेल्ट करेगा या नहीं। ये जो 10 ग्राम आइस डाल दिया है वो पूरा आइस मेल्ट करेगा या नहीं हमें पता ही नहीं। कैसे पता होगा भाई? अब कितना उसको चाहिए मेल्ट करने के लिए उतना ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उस पर डिपेंड करता है कंप्लीट आइस मेल्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसलिए एज यूजुअल जैसे लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने, अभी भी करेंगे। पहले निकालेंगे क्या भाई, तो पहले निकालेंगे कि कंप्लीट आइस मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये हम लोग पहले निकालना चाहेंगे। तो ठीक है भाई, यहां पे मैं आंसर के लिए लिखूंगा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस, ऐसा आपको लिखना चाहिए अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और अगर एग्जाम में आए तो आपको सिस्टमेटिकली दिखाना चाहिए। बाकी तो ये मन में सोचते हैं, मेन कैलकुलेशन अगर ऑब्जेक्टिव है तो मन में सोचेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस। कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस में कितना लगेगा भाई एनर्जी, तो ये एनर्जी लगेगा, देखो भाई Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी मान लो निकाल रहा हूं मैं, तो इस बार -5 डिग्री सेल्सियस पे है भैया। इस बार 0 पे नहीं है जो डायरेक्ट m इंटू लेटेंट हीट लिख दें, क्योंकि 0 डिग्री पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, तो डायरेक्ट कन्वर्जन, क्योंकि 0 पे आइस है पहले से। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 0 डिग्री पे था आइस, तो भैया सीधा लेटेंट हीट ले करके और इसका मेल्टिंग होगा। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या होगा भाई, तो पहले तो ये -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, उसमें कुछ एनर्जी लगेगा, और फिर ये मेल्ट करना शुरू करेगा तो उसमें कुछ एनर्जी होगा। मीन्स दो पार्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये है -5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस आने में, टेम्परेचर राइज करने में जो एनर्जी लग जाए वो। और ये क्या है भाई, तो ये है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। तो बिल्कुल लास्ट क्लास का कंटिन्यूटी है ये। तो इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए हमें कि आइस कंप्लीट मेल्ट तो हो जाए, वाटर तो बन जाए, फिर देखेंगे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो कंप्लीट मेल्टिंग होने के लिए कितना चाहिए, तो मास ऑफ आइस लेंगे, क्योंकि आइस का टेम्परेचर -5 से 0 होना है। तो पहले -5 है, यहां से राइज होकर के पहले 0 पे आए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो फिर कुछ एनर्जी लेगा ये मेल्ट करने में, और फिर इसका टेम्परेचर राइज होने का चांस बनेगा। फिलहाल कंप्लीट मेल्टिंग के लिए जो चाहिए हमें, मास ऑफ आइस कितना भाई, 10 ग्राम है। अच्छा भाई, इसमें इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था, लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन में था, और इसमें भी ये दिया हुआ होना चाहिए। क्या दिया हुआ होना चाहिए भाई, कि स्पेसिफिक हीट कितना होता है, क्योंकि सारे लोग याद तो रखते नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है भाई, वो वाटर जो होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। जब भी कैलोरी को कन्वर्ट करना होगा 4 जूल में, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैलोरी बड़ा यूनिट है, 1 कैलोरी जो होता है भैया वो 4.18 जूल होता है। तो कैलोरी बड़ा यूनिट है और जूल छोटा यूनिट है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये है, ठीक है। तो ये वाला दिया हुआ है। और लेटेंट हीट ऑफ आइस बोले या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोले या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोले, ये सब एक ही बात है। मेल्टिंग मतलब सॉलिड टू लिक्विड, फ्रीजिंग मीन्स लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन। आइस का मतलब, आइस भी उसी बात को बता रहा है कि जब आइस पे रह करके ये ऐसे काम हो रहा है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ आइस भी हम लोग इसको बोल देते हैं। मतलब आइस से वाटर में मेल्ट करेगा, लिक्विड में मेल्ट करेगा, तो उसका लेटेंट हीट ये बोले, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोले। फ्यूज़न, फ्रीजिंग सब एक ही बात है, ठीक है। ये कितना होता है भैया, तो ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये वाटर का है, ये लोग याद ही रखते हैं, ये स्टैंडर्ड समझो है, याद रखते हैं। कई बार क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाता है, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि स्टूडेंट इसको याद रखें, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। तो ये हो गया मास 10 ग्राम आइस का। स्पेसिफिक हीट तो 0.5 कैलोरी है भाई,
0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और टेम्परेचर चेंज कितना करना है भैया, तो -5 से 0, मतलब 5 का टेम्परेचर राइज करने हैं, -5 से 0 पहुंचाने हैं, तो 5 का टेम्परेचर चेंज है, इतना एनर्जी देना होगा, टेम्परेचर राइज करना है -5 टू 0 डिग्री सेल्सियस। प्लस अब ये इससे क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस आने में इतना एनर्जी लगा। अच्छा भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो अब तो ये m इंटू लेटेंट हीट के अकॉर्डिंगली स्टेट चेंज होगा। ये तो स्टेट चेंज के लिए रिक्वायर्ड है भैया। आइस तो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो मास कितना था, तो मास था 10 ग्राम। आप चाहे तो यूनिट के साथ भी कैलकुलेशन सब में कर सकते हैं। अब 10 ग्राम इंटू लेटेंट हीट कितना होता है भाई, तो लेटेंट हीट होता है इसका 80 कैलोरी पर ग्राम। ये होता है लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या भाई, 800। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या बन गया, तो ये 5 इंटू 5 कितना, 25। ये हो गया 5, हाफ कर दिया तो 5 इंटू 5 25 कैलोरी, और प्लस ये 800 कैलोरी। मतलब ये मिल गया कि हमें टोटल जो एनर्जी चाहिए कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए वो 825 कैलोरी चाहिए। ये तो भैया हमें मिल गया। अब इसके बाद देखना है कि ये इसकी मुराद, ये इसका इच्छा कि कंप्लीट मेल्टिंग हो जाए वो पूरा होगा या नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि एनर्जी इतना वाटर देगा या नहीं देगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, ये एक स्टेप का काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप अपना ये होगा कि हम लोग निकालें कि भाई कितना मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा मैक्सिमम एनर्जी जो हमें मिल सकता है, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी अवेलेबल। अवेलेबल कैसे होगा, दैट कैन बी अवेलेबल फ्रॉम वाटर। तो वाटर जो है, फ्रॉम वाटर इन कन्वर्टिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ भाई, 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, तो यहाँ से ये 0 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग करते करते कुछ कुछ एनर्जी देता जाएगा, कूलिंग करता जाएगा। 0 डिग्री के आगे एनर्जी नहीं दे पाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि आइस तो खुद मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री पे उसका कन्वर्जन होगा। तो 0 तक ही इसका टेम्परेचर डाउन होगा, उसके बाद ये डाउन नहीं होगा, उसके बाद तो इसकी भी फ्रीजिंग होने लग जाएगी या मेल्टिंग होने लग जाएगी। मतलब वाटर जो है वो 0 तक आएगा, 50 से 0 तक आएगा, इसके बाद भी निकालोगे तो वो फ्रीज होगा 0 डिग्री रहेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी अगर दे सकता है ये, तो वो 0 डिग्री आने तक में दे सकता है। वो कितना एनर्जी होगा भाई, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं निकाल ले रहा हूँ। कैसे भाई, तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी, टेम्परेचर जो चेंज करना है, इससे ये एनर्जी अवेलेबल कराएगा, देगा, ये देने वाला है भाई। कितना वाटर, कितना था वाटर, था 20 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन में 100 ग्राम था, मैंने थोड़ा कम किया। अब देखते हैं क्या होता है भाई। तो 20 ग्राम, चलो यूनिट के साथ कैलकुलेशन कर दें, तो 20 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है भाई, ये हो गया स्पेसिफिक हीट। डेल्टा टी कितना, तो डेल्टा टी है भाई 50 से 0 तक आने में कितना मैक्सिमम एनर्जी दे सकता है। तो 50 से 0 आने मीन्स 50 का यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, डिक्रीज हुआ है इसलिए एनर्जी देगा, यहाँ इंक्रीज हुआ इसलिए एनर्जी लेगा। वो तो आपको पता है कि एनर्जी देना है इसको या लेना है। तो यहाँ पे देखो ये 50 केल्विन है, क्योंकि 50 केल्विन का चेंज है, तो केल्विन से केल्विन बेकार हो जाएगा और ग्राम से ग्राम भी बेकार हो जाएगा। 20 इंटू 5, 20 इंटू 50, 20 इंटू 50, तो ये कितना मिल जाएगा भाई, 20 इंटू 50 मीन्स 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी भैया, 1000 कैलोरी मिला, मैक्सिमम मिल सकता है, मैक्सिमम ये अवेलेबल हो सकता है 1000 कैलोरी। तो लास्ट क्वेश्चन में भी यही था कि जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ये एनर्जी दे सकता है, इसलिए कंप्लीट मेल्टिंग हो जाएगा। तो अभी के लिए भी क्या बोलेंगे हम लोग कि कंप्लीट मेल्टिंग हो जाएगा, जैसे लास्ट क्लास में हुआ था लास्ट क्वेश्चन, वैसे ही 825 चाहिए और 1000 ये मैक्सिमम दे सकता है, क्योंकि 20 इंटू 50 है तो 1000, तो 1000 ये दे सकता है, हमें 825 भी चाहिए, तो कोई बात नहीं भाई, तो ये कंप्लीट मेल्टिंग हो जाएगा और लिक्विड में आएगा फाइनल टेम्परेचर। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें सॉल्व करना होगा तो फिर ये लास्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो ये 1000 पूरा का पूरा नहीं देगा, ये 1000 तक दे सकता था,
लेकिन उसके पहले ही जब ये 125 ही देगा, मान लो 50 से 10 तक आने में ही मान लो इसने दे दिया 825, 50 से 10 तक आने में, तो 0 तक क्यों जाएगा? जब 50 से 10 आने में ही इसने 825 अगर दे दिया तो ये तो ले लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद तो लिक्विड फेज में फाइनल टेम्परेचर होगा। मीन्स ऐसे कंडीशन में हम लोग इक्वेशन फाइनली क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ये मिला, मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल जो हो रहा है वो रिक्वायर्ड कंप्लीट मेल्टिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट मेल्टिंग होगा, कंप्लीट मेल्टिंग अकर्स। और होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही लिखेंगे। क्या करेंगे भाई? तो ये एनर्जी देगा, वाटर जो एनर्जी देगा वो 50 से 0 तक आकर नहीं देगा, मीन्स इतना नहीं देगा, 50 से TF तक आएगा, फाइनल टेम्परेचर तक आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखूंगा क्या भाई? तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ऐसा लिखूंगा। और यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये कितना टेम्परेचर डाउन होगा भाई इसका? तो TF तक। फाइनल टेम्परेचर अगर 6 डिग्री है तो 50 से 6 तक ही आएगा, फाइनल टेम्परेचर 7 है तो 50 से 7 तक आएगा। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, इस एनर्जी का यूज़ किस में होगा भाई? तो 825 तो भैया इसमें हो गया, और अब ये 825 जूल एनर्जी लेकर के, जितना कैलोरी एनर्जी लेकर के ये कंप्लीट कन्वर्जन हो चुका, -5 से 0 गया और फिर ये मेल्टिंग हो गया। अब मेल्ट होने के बाद जो वाटर बने हैं, कितना वाटर बने हैं भाई? वही वाला जो मास ऑफ आइस था, कितना था? 10 ग्राम। तो ये 10 ग्राम जो वाटर बना है न्यूली फॉर्म्ड, m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, कितना भाई? तो 0 से TF तक जाएगा। तो 0 से TF तक जाएगा तो कुछ एनर्जी ये लेगा, कुछ एनर्जी, मान लो इसने 900 दिया, 1000 दे सकता था, 900 दिया, जिसमें से 125 यहाँ आ गया और 75 यहाँ आ गया। अगर और 950 मान लो दिया, 950 पे देने पे इसका फाइनली दोनों सेम टेम्परेचर पे आए, क्योंकि एक तो भैया मेल्ट होने के बाद पहले तो अपना -5 से 0 आया और 0 से फिर मेल्ट होने में जो एनर्जी लगा उसको पहले तो 825 लग गया, और उसके बाद मान लो TF है, TF तक जाने में मान लो उसको 50 और लगा तो 875 लगा। तो ये वाटर जो है वो 50 से TF आने में 875 इसका मतलब देगा। तो जो भी इसने लॉस किया फाइनल टेम्परेचर तक आने में, वही गेन हुआ इस मेल्टिंग होने में, और प्लस मेल्टेड आइस जो वाटर बन चुका है वो TF तक जाने में। और इससे हम लोग TF को सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, और इस हिसाब से TF को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके। आज का पर्पस क्या था कि पार्शियल मेल्टिंग हो, तो उसके लिए मैं अब थोड़ा सा डेटा इसमें चेंज करता हूँ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो लिया हमने उस हिसाब से ये सॉल्व हो गया भैया, ये इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। लेकिन इस इक्वेशन को लिखने से पहले ये कंफर्म होना जरूरी है कि कंप्लीट आइस मेल्ट होगा या नहीं। कंप्लीट आइस मेल्ट हुआ, इसलिए वाटर जितना एनर्जी दिया उतने एनर्जी से मेल्टिंग भी हुआ कंप्लीट, -5 नेगेटिव टेम्परेचर से 0 पे आया और मेल्टिंग भी हो गया, और प्लस जो मेल्टेड वाटर बना है न्यू वाटर, उसका टेम्परेचर TF तक गया। इस तरह से इक्वेशन आप लिख पाए। अब मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए इसको, मान लो जो 20 ग्राम था उसको मैं 10 ग्राम ले लूं, मान लो ये 10 ग्राम वाटर ले लूं, तो ठीक है भाई, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या किया हमने? 10 ग्राम वाटर ले लेते हैं। चलो भैया 10 ग्राम वाटर ले लिया एट 50 डिग्री सेल्सियस। अब 10 ग्राम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो अब देखो क्या होगा। जब 10 ग्राम लेंगे तो भैया कंप्लीट मेल्टिंग के लिए देखो, आइस का तो भाई वही है 10 ग्राम, वाटर भी लिया है 10 ग्राम, तो आइस को कंप्लीट मेल्टिंग करने के लिए 825 चाहिए, कोई इसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आइस को तो भाई इतना चाहिए। अब मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी अवेलेबल फ्रॉम वाटर इन कन्वर्टिंग, जो 50 से 0 तक आने में मैक्सिमम जो ये दे सकता है वो है m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा भाई? तो मास ऑफ वाटर है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाटर है 1 कैलोरी में, और डेल्टा टी कितना भाई? 50 से 0 तक आने में ये है। इट मीन्स कितना देगा ये? 500 कैलोरी देगा। हमने क्या किया कि इस तरह से जो डेटा लिया गया था उस हिसाब से तो भाई कंप्लीट मेल्टिंग हो गया था, तो मैंने डेटा चेंज किया अब कि कभी कभी ऐसा भी तुम्हें डेटा मिला होगा क्वेश्चन में जिसमें कंप्लीट मेल्टिंग हो ही नहीं। तो भैया अगर ये 10 लें हम लोग
तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो 10 ग्राम आइस को कन्वर्ट करने में, टोटल को मेल्ट कराने में इतना एनर्जी तो चाहिए, ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी अवेलेबल फ्रॉम वाटर इन कन्वर्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो कितना मिला भाई, 500 कैलोरी। मतलब वाटर बेचारा एनर्जी देते देते जीरो पे आ गया, देते देते तब भी ये 500 कैलोरी दे पाएगा मैक्सिमम। अभी कैलकुलेट कर रहे हैं देगा कि नहीं देगा, वो बात की बात, दे सकता है इतना मैक्सिमम दे सकता है, ये ध्यान रहे, कैन भी, इतना ये प्रोवाइड कर सकता है जरूरत पड़ने पे। और इसको चाहिए 25 कंप्लीट मेल्टिंग करने के लिए। इसका मतलब कि ये तो बेचारा जीरो तक पहुंच जाएगा देते देते, लेकिन इसका पेट नहीं भरेगा। ये तो इसको दे रहा है भाई, मेल्ट हो जा, देता जा रहा है, मैक्सिमम इसके पास, अब पॉकेट खाली हो गया भाई, अब दे नहीं सकते। ये बोला कि इतना में मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो आप सोचो कि ये तो 500 कैलोरी देते देते जीरो पे आ गया, तब भी ये बेचारा, इसने क्या किया, 500 कैलोरी जो ये लेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले ये काम तो कर लेगा। ये वाला काम करने में तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब -5 से 0 डिग्री सेल्सियस आने में जो चाहिए, ये तो 25 कैलोरी ही चाहिए था। तो स्टार्टिंग में जैसे ही दिया होगा 25 कैलोरी पहले ले करके ये -5 से 0 पे आइस आ गया। लेकिन 25 तो दिया तो ये हो गया, इसके बाद जो अब फर्दर दे रहा है उससे मेल्टिंग होगा। तो कंप्लीट मेल्टिंग के लिए 800 कैलोरी चाहिए था, लेकिन ये दे कितना रहा है, 500 में से 25 तो ऑलरेडी खर्च हो गया, बाकी बच गया 475। अब 475 कैलोरी ही अवेलेबल होगा मेल्टिंग कराने में, जबकि इसको 800 चाहिए। इट मीन्स कुछ आइस मेल्ट करेंगे, सारे आइस -5 से 0 पे तो आ जाएंगे 25 जूल लेके ही, लेकिन उसके बाद जब मेल्टिंग की बात आएगी तो कुछ आइस मेल्ट किए, कुछ एनर्जी लिए, फिर मेल्ट किए, एनर्जी लिए, मेल्ट किए, मेल्ट करते करते सबको मेल्ट होने के लिए तो 800 चाहिए था, उतना तो मिला ही नहीं, 475 मिला, क्योंकि मेल्टिंग करने के लिए 475 ही मिला। 500 टोटल मिला, इसमें से 25 ऑलरेडी खर्च हो गया -5 से 0 आने में। अब बाकी जो अवेलेबल है 475, तो 475 से ही तो मेल्टिंग होगा। अब कितना आइस मेल्ट हो पाएगा, पूरा 10 ग्राम तो नहीं मेल्ट होगा भाई, हो सकता है उसमें से 7 ग्राम मेल्ट हो जाए, 8 ग्राम मेल्ट हो जाए, 2 ग्राम मेल्ट हो जाए, पार्शियल आइस मेल्टिंग होगा, क्योंकि ये जो है वो लेस देन 825 है, 825 से लेस है, इसलिए इसका मतलब हो गया, इट मीन्स पार्शियल आइस मेल्टिंग। दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी आया, कौन सा एनर्जी भाई, 500 कैलोरी इज लेस देन 825 कैलोरी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था कंप्लीट मेल्टिंग के लिए। हेंस कंप्लीट आइस नहीं मेल्ट करेगा, आइस विल मेल्ट पार्शियली, आइस विल मेल्ट पार्शियली ही मेल्ट करेगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, अब इक्वेशन ऐसा नहीं बनेगा, अब इक्वेशन जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन बनाए थे वैसा नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा भाई, तो अब ये बनेगा कि जो एनर्जी दिया, कौन, वाटर, यहां पे लिखूंगा मैं, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन रहेगा, बेसिक लॉजिक सेम रहेगा, बट इक्वेशन का फॉर्मेट देखो अब चेंज हो जाएगा। क्या भाई, तो एनर्जी लॉस, किसने एनर्जी लॉस किया भाई, तो वाटर ने लॉस करते करते 0 तक बेचारा आ गया, सारा का सारा देना पड़ा, क्योंकि आइस मेल्ट हो जाता है, 0 में कन्वर्ट हो गया, फिर वो टेम्परेचर राइज करता, और ये बेचारा अभी तक फाइनल टेम्परेचर तक आता पहले वाले क्वेश्चन की तरह, तो वो बात अलग थी, कंप्लीट मेल्टिंग होता। अभी तो भैया मेल्टिंग के लिए ही पूरा एनर्जी नहीं मिल रहा, इसलिए क्या करेंगे, हीट लॉस तो ये पूरा 500 दे देगा, 0 तक आ करके पूरा 500 ये दे देगा। तो ये मैं लिख रहा हूं, हालांकि ये डायरेक्ट यूज कर सकते थे आप डायरेक्ट ये क्योंकि कैलकुलेट कर चुके हो, इसलिए 500 डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि 500 ही तो देगा भाई एनर्जी, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एक बार यूज कर लिया तो वो सीधा लिख सकते थे। यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख ही दे रहा हूँ, ऐसे मैं क्या लिखता, सीधा लिखता कि 500 भैया एनर्जी ये देगा और ये लेगा, इसमें से 25 तो ये डायरेक्ट ले लेगा, और जो मेल्टिंग होगा, मान लो m' आइस मेल्ट करेगा तो m' इंटू लैटेंट हीट, ये बनेगा फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन ये बनेगा, ये जो 500 इसको 0 तक आने में 500 ये दिया, ये 500 देगा, उस 500 में से 25 कैलोरी यूज हो गया भाई नेगेटिव से 0 डिग्री सेल्सियस आने में, और उसके बाद m' आइस मेल्ट किया, तो बाकी ये मीन्स 500 - 25 475 जो था
उससे मेल्टिंग हो रहा है। 475 इज इक्वल टू m डैश इंटू L इफ m डैश इज द मास ऑफ आइस मेल्टेड। फाइनली ये बनना है, कॉमन सेंस है। जब इतना काम कर लिए रफ में तो फट से ये इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ। हीट लॉस ये और हीट गेन क्या होगा भाई, तो पहले तो मास ऑफ आइस, यही वाला सब सेम लिख रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और डेल्टा टी जो पहले -5 से 0 पे आएगा, -5 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस आने में, प्लस अब ये m डैश आइस, क्योंकि अब पता लग चुका है तुम्हें कि पार्शियल मेल्टिंग होगा, इसलिए m डैश आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो m डैश इंटू लेटेंट हीट ऐसा लिखेंगे। और ये वाला जो कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा भाई, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 500 आएगा अपने आप। मास 10 ग्राम था तो 10 इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर का था, जो वाटर दे रहा है एनर्जी वो 1 कैलोरी वाला, और डेल्टा टी कितना, तो 50 से 0 तक आ जाएगा भाई, 50 से 0 तक आ जाएगा, ये पूरा एनर्जी दे देगा अपना। अब इसमें से क्या यूज हुआ ये, तो ये मास 10 ग्राम, आइस भी था 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.5 और डेल्टा टी क्या है, तो -5 से 0 होना है, मीन्स 5 का चेंज इन टेम्परेचर प्लस m डैश मास इंटू ये लेटेंट हीट, ये बन गया, तो यही बन गया 500 और ये बन गया 25 और ये m डैश L। तो आप चाहते तो डायरेक्ट इक्वेशन ये लिख सकते थे, क्योंकि सारा कैलकुलेशन रफ में कर चुके हैं आप। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि ये भैया 475 कैलोरी है, दिस इज इक्वल टू m डैश इंटू लेटेंट हीट होता है 80 कैलोरी। तो इससे हमें m डैश का वैल्यू मिलेगा कितना भाई, तो 475 जो एनर्जी अवेलेबल था 475 डिवाइडेड बाई 80, और यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा वो बता दो भाई। 475 डिवाइडेड बाई 80 कितना होगा, चलो 5.94 ग्राम, तो 5.94 ग्राम में सब काम हो रहा था भाई, सब यूनिट ग्राम में है यहाँ पे, तो इसलिए 5.94 ग्राम ही आइस मेल्ट होगा। तो इसमें फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा बताओ भाई, तो ये आइस तो बेचारा, ये जो वाटर था 50 से 0 तक आ गया बेचारा, देते देते 500 कैलोरी दे दिया, और वाटर ये आइस क्या किया, तो -5 से 0 पे आया, उसके बाद मेल्टिंग शुरू किया, तो मेल्टिंग इसका पूरा हुआ ही नहीं, कुछ आइस मेल्ट किए, इतना आइस मेल्ट हुए, बाकी तो आइस ही रह गए 0 डिग्री सेल्सियस पे, बाकी आइस रह गए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और कुछ वाटर बन गए 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उधर से 50 वाला भी 0 पे आ चुका है। सो फाइनल टेम्परेचर क्या बन गया भाई, तो फाइनल टेम्परेचर TF इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है, और जो मिक्सचर बनेगा इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो मिक्सचर बनेगा इसमें कितना वाटर और कितना आइस, इस मिक्सचर में कितना वाटर और कितना आइस, तो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे भाई, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो भैया 10 ग्राम तो पहले से था जो 50 से 0 आया है, ये वाला 50 से जो 0 आया है वो 10 ग्राम वाटर, और जो मेल्ट हुआ है आइस, तो आइस तो मेल्ट इतना ही हुआ है, तो 5.94 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतना आइस मेल्ट होकर वाटर बन चुका है। सो वाटर कंटेंट हो गया 15.94, और इसमें इस मिक्सचर में कितना आइस है, अमाउंट ऑफ आइस भी पूछा जा सकता है, तो अमाउंट ऑफ आइस कितना है, ये भी भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अमाउंट ऑफ आइस कितना होगा, तो भैया 10 ग्राम था जिसमें से 5.94 मेल्ट हो गया, ये वाला है मेल्टेड, और ये था ओरिजिनल आइस जो लिया गया था इतना ग्राम, तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया 4.06 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो फाइनल मिक्सचर ये हुआ, इतना ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 15.94 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यही है मिक्सचर का कॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है फाइनल टेम्परेचर भी, और कितना वाटर रहेगा और कितना आइस रहेगा उस मिक्सचर में, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये बनेगा फाइनल आंसर इसका।
तो करना क्या था, सबसे मेन बात यह था कि जो भी डेटा दिए गए हैं सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कंप्लीट आइस मेल्ट होगा या नहीं। उसके लिए क्या करना होता है, तो पहले जो भी आइस दिया है वो देखो कि निगेटिव टेम्परेचर पे है तो पहले वो मेल्टिंग पॉइंट पे आए। तो निगेटिव टेम्परेचर है तो पहले मेल्टिंग पॉइंट पे आया, उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा वो देखा, फिर कंप्लीट मेल्टिंग होने में कितना एनर्जी लगेगा वो देखेंगे, और इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि भैया निगेटिव से 0 आने में कितना एनर्जी लगा और मेल्टिंग होने में कितना एनर्जी चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि जो वाटर है, वाटर हमारा मैक्सिमम कितना एनर्जी अवेलेबल करा सकता है। तो वाटर मैक्सिमम 0 तक आकर के एनर्जी देता रहेगा। तो उसने देखा भाई कि मैक्सिमम एनर्जी जो अवेलेबल हो सकता है 0 तक आने में वाटर को, वो 500 है। तो 500 ये देते देते भाई, क्योंकि अभी मान ही नहीं रहा, ये भी मेल्ट हुआ ही नहीं है, तो अभी ये एनर्जी देता रहेगा, देते देते ये 0 पे आ जाएगा बेचारा। 0 तक आ गया, फिर भी इसका पेट नहीं भरा, मीन्स इसको तो चाहिए था 825 कहाँ से देगा, नहीं देगा। तो इसका मतलब समझ जाना है कि कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगा, क्योंकि जितना कंप्लीट मेल्टिंग के लिए चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी अगर ये अवेलेबल करा सकता था तो समझेंगे कि ये तो भाई अवेलेबल करा ही देगा, और उसके बाद ये मेल्ट करके ऊपर आएगा टेम्परेचर, और इसका सिर्फ TF तक जाएगा, जो पहले क्वेश्चन देखे थे। अभी तो भाई यही है कि पार्शियल आइस मेल्ट होगा, इट मीन्स आइस विल मेल्ट पार्शियली, और जब पार्शियली मेल्ट करेंगे तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन का जो फॉर्मूला लिखेंगे। अब काम जो करेंगे तो देखना है कि हीट लॉस जो किया वो पूरा 500 दिया, उसका यूज़ कैसे हुआ भाई, तो कुछ हमारा ये निगेटिव टेम्परेचर से 0 आने में, जो ऑलरेडी इधर कैलकुलेट कर दिए हैं, इसलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा आप लिखते हैं कि ये 500 दिया, 500 में ये तो मिल जाएगा, ये तो ज़रूर मिल जाएगा, ये तो भाई थोड़ा सा चाहिए एनर्जी, 25 कैलोरी ओनली, ये वाला पूरा नहीं होगा काम, क्योंकि पहले ये होना है, निगेटिव से 0 आना है, तब ये होना है, इसलिए स्टार्टिंग एनर्जी तो 25 इसमें चला गया, बाकी 475 है, उससे ये होगा। तो रफ में आप क्या करेंगे, पहले समझा दिया ये, आप तो जैसे ही ये रफ में कैलकुलेट करोगे 825 चाहिए, अच्छा भाई इधर 500 चाहिए, ये तो कम ही है, नहीं होगा कंप्लीट मेल्टिंग, इसका मतलब पार्शियल होगा। अच्छा भाई पार्शियल होगा तो आप खुद सोचोगे, अच्छा 500 में से ये वाला तो हो ही जाएगा काम, तो ये हो गया 25 इसका खर्च, अब बाकी रह गया 475, तो 475 से ही मेल्टिंग होगा। तो 475 में तो पूरा नहीं होगा क्योंकि 800 चाहिए, तो 475 में कितना होगा, तो 475 डिवाइडेड बाई इतना 80 ये हमारा होगा, क्योंकि 475 इज M-L, 475 इज M-L, इतना ही एनर्जी अवेलेबल है मेल्टिंग के लिए। तो M-L लिखा, M- का वैल्यू निकाल लिया, इससे फटाफट रफ में ही निकाल लिया कि अच्छा भाई इतना आइस मेल्ट करेगा। अब जब इतना आइस मेल्ट करेगा तो अगर आपको आइस बताना है मिक्सचर का तो यही बता दोगे ये है, वाटर बताना है तो भैया जो पहले वाटर कंटेंट था उसमें ये ऐड कर देना कि इतना वाटर नया बन गया है, और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री। जब कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर भी आ गया 0 पे, इधर -5 से 0 आ गया, और मेल्टिंग प्रोसेस ही पार्शियल रहा। तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि जो फाइनल मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम में है, फाइनल मिक्सचर जो है वो है इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और दोनों का इक्विलिब्रियम बना हुआ है। मीन्स सॉलिड फॉर्म आइस, ये वाला सॉलिड फॉर्म, और ये लिक्विड फॉर्म, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने बताया था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर भी और वेपर भी। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो मिक्सचर जो फाइनली बना, ये सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में ये अमाउंट ऑफ वाटर है और ये अमाउंट ऑफ आइस है, और ये बना हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ आइस एंड वाटर, आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से फाइनल टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाला। बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है भाई यहां तक? यस सर। तो सबसे पहला काम क्या करने हैं, तो कंपेयर करने हैं, पहले ये वाला काम पहले करने हैं, इसके बाद ही डिसाइड होगा कि इक्वेशन किस फॉर्मेट में जाएगा। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस तो करने हैं, अभी उस वाले में ऐसा नहीं होता था, ये तो पार्शियल आइस मेल्ट हुआ तो ऐसा इक्वेशन बना। अगर कंप्लीट आइस मेल्ट होता तो क्या होता, तो फिर उस कंडीशन में इधर लिखते हैं मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये 50 से TF तक जाता, ये लिखते, और इधर हमारा कंप्लीट मेल्टिंग हो गया तो सीधा लिखते हैं 825 मेल्टिंग में और प्लस
जो हमारा आइस मेल्ट हुआ है वो आइस मेल्ट हुआ था 10 ग्राम, तो 10 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और इंटू टेम्परेचर फाइनल, TF बनना है इसलिए TF माइनस 0 मीन्स आप लिखते हैं कि कंप्लीट मेल्टिंग में जो लगा वो एनर्जी और जो हमारा TF तक जा रहा है वो एनर्जी, 0 बन के TF तक आया वो एनर्जी, और ये 50 से TF तक आया, इसके बेसिस पे आप TF का वैल्यू निकालते हैं। तो अब ये ऐसे फॉर्मेट में बन जाता है इक्वेशन। यहाँ पे जब आप पार्शियल आइस मेल्ट करने वाला कंडीशन होगा तो ऐसे बनेगा, लेटेंट हीट वाला टर्म आ जाएगा। इस वाले में कोई लेटेंट हीट का टर्म नहीं है, कंप्लीट मेल्टिंग हुआ। अब ये कितना एनर्जी दिया, जो एनर्जी दिया उसमें से 825 ये होगा और बाकी राइज करेगा 0 से TF तक। तो ऐसा बनेगा कब, जब ये मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है वो इससे ज़्यादा रहता तो आपको समझ में आ गया कि डिसाइड क्या करना होता है, मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल निकालना होता है और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ये करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। यस सर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलो तो नेक्स्ट हम लोग लिखें थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस देखने हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे पहले। थर्मल स्ट्रेस तो पढ़ने हैं बट थोड़ा क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ देखो भाई, लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यही क्वेश्चन था जिससे कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये याद होगा, कंप्लीट मेल्टिंग वाला कंडीशन बना था, ये ऐसा बना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको जरा देखा जाए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन 1.5 kg, ऐसा ही कैलोरीमीटर पे ही क्वेश्चन है, 1.5 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 ही दे दिया, नेगेटिव टेम्परेचर नहीं है, मीन्स ये डायरेक्ट मेल्टिंग के लिए अवेलेबल होगा। तो 1.5 kg ऑफ आइस मिक्स विद 2 kg ऑफ वाटर इन 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, तो भैया वैसा ही ये क्वेश्चन है, ये कितना है भाई, तो 2 kg ऑफ वाटर है, ध्यान देना, 0.5 kg ऑफ आइस। अब इसमें जो आइस डाले हैं वो है 1.5 kg ऑफ आइस, और ये भी आइस का कितने पे है भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इज मिक्स्ड विद 2 kg, ये है 2 kg ऑफ वाटर, ये कितने पे है भाई, तो एट 70 डिग्री सेल्सियस, 2 kg ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इन ए कंटेनर, द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 5 डिग्री। अब इससे जो क्वेश्चन में दिया है कि रिजल्टिंग टेम्परेचर ही 5 डिग्री सेल्सियस है, तो दे दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, अब पूछ रहा है कि हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस निकालने हैं। द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज कितना जूल पर केजी, कितना जूल पर केजी, सारा एसआई में है दिया हुआ, तो भैया लेटेंट हीट भी आएगा जूल पर केजी में। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है भाई, तो 1 कैलोरी होता है पर ग्राम पर केल्विन। तो पहले भी बताया था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या फिर 4.18 यानी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, या फिर पर केजी अगर लिखना चाहते हो टोटल एसआई में पर केजी पर केल्विन, तो ये तो पर ग्राम था, तो पर ग्राम है 4.2, तो पर केजी क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन्स 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो यही है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब लेटेंट हीट निकालने हैं, दे दिया गया कि फाइनल टेम्परेचर ये है, क्या करोगे बोलो भाई। ये तो तुम्हें पता हो गया कि फाइनल टेम्परेचर 5 है, इसलिए पार्शियल आइस मेल्ट करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। अगर पार्शियल आइस मेल्ट होता तो फाइनल टेम्परेचर 0 पे होता। तो ये तो कह रहा है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है भाई कि इतना है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस पे बना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 70 डिग्री सेल्सियस से एनर्जी देते देते फाइनली कहाँ पहुंचेगा भाई, तो 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। और ये आइस क्या करेगा भाई, तो पहले ये मेल्ट करेगा, मेल्टिंग डायरेक्ट होगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो डायरेक्ट मेल्टिंग होगा, और प्लस इसका टेम्परेचर राइज होगा, जो मेल्ट हो गया उसका टेम्परेचर राइज होना है, कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, ये तो होना है इसका। बोलो ये क्लियर है, 70 से 5 तक जाएगा क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ही दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये वाटर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस से 5 तक जाएगा।
और जो आइस है वो मेल्ट होगा, मेल्टिंग के बाद जो बनेगा उसका टेम्परेचर राइज होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये तो क्लियर है? बोलो भाई, ये लॉजिक क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये क्लियर हो गया, तो अब इक्वेशन फटाफट लिख लेंगे। अब इसमें हमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपेयर नहीं करना है, यहाँ सीधा इक्वेशन लिखना है। हमें पता है पार्शियल आइस मेल्टिंग वाला कंडीशन नहीं है, ये तो भैया कंप्लीट मेल्टिंग होगा, इसलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है हमें। फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, TF इज 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, अब देखो क्या करेंगे, यही काम करेंगे भाई, हीट लॉस्ट बाई वाटर, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन करेंगे। लॉस कौन करेगा? वाटर करेगा भाई, 2 kg। तो भैया यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा T। ये कहाँ से कहाँ तक आएगा भाई? तो ये था 2 kg, पहले मैं इधर का लिख देता हूँ, तो 2 kg था, चलो यूनिट के साथ कर देता हूँ कैलकुलेशन। स्पेसिफिक हीट 4200 या 4180 जो भी है, 4186, तो 4186 जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी पर केल्विन। तो ठीक है भैया, ऐसे लिखेंगे स्पेसिफिक हीट। और टेम्परेचर कितना तो लॉस हुआ है? टेम्परेचर 70 से 5 होने पे, 70 से 5 हो गया, मीन्स 65 केल्विन का लॉस है। ये है भैया, इतना एनर्जी उसने दिया, और इसने एनर्जी लिया, किसने लिया भाई? आइस। तो इसमें लगेगा कितना? तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस MS डेल्टा T। ये m कौन सा? आइस वाला, ध्यान से समझना। ये तो भैया वाटर ने दे दिया इतना एनर्जी और खुद आ गया 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 65 केल्विन के बदले में तुम्हें 70 - 5 कर देता हूँ, ताकि तुम्हें ये दिखे कि टेम्परेचर फॉल हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट 65 भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया। m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस, यही तो निकालने हैं, यही निकालने हैं। हमें नहीं पता कि लेटेंट हीट ऑफ 80 है कि कितना है, क्या है, हमें नहीं पता, वो भी ऐसा ही में निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो आइस था, कितना आइस था? 1.5 kg। तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस और प्लस जो भी मास ऑफ वाटर होगा 1.5, जो मास ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वाटर है 1.5 kg, क्योंकि 1.5 kg आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, तो 1.5 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 है, 4200 है भाई, या 4186 जो भी बोले, स्पेस ही नहीं है, चलो ऐसा ही। और डेल्टा T कितना भाई? तो ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का लिखेंगे यहाँ पे, तो 1.5 लिखा हमने मास, और 4200 या 4186 मैंने लिखा, तो 4186 हो गया इसका, और ये हो गया 0 से 5 यानी कि 5 केल्विन राइज होगा टेम्परेचर में। तो कुछ ये गेन किया, कुछ ये। अब बस इसी से आपको काम कर देना। देखो केजी से भाई केजी कैंसिल हो जाएगा, और केल्विन से केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो मिलना है मिल जाएगा 2 इंटू दिस इंटू 65। ये बन गया तुम्हारा फाइनल इक्वेशन। ये हीट लॉस हुआ है और ये हीट गेन हुआ है। अब क्या हम लोग ये कैलकुलेट करके L नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं भाई। तो इक्वेशन तो इतना ही लिखना था। बोलो क्लियर है? कैलकुलेशन तो अभी हम लोग देख लेंगे। हीट लॉस किया किसी ने, हीट गेन किया किसी ने। लॉस कितना किया भैया? तो तुम्हें पता है कि 70 से 5 डिग्री सेल्सियस तक आना है, तो 70 से 5 तक आया, और ये वाला 0 से 5 तक गया। तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 0 दिखाने के लिए कि भैया 0 से 5 हो गया। ठीक है भाई, तो ये लेटेंट हीट मल्टीप्लाई किए भाई, क्यों? क्योंकि इतना आइस मेल्ट करने में लगेगा एनर्जी, और इतना मेल्टेड आइस को 5 डिग्री तक जाने में लगेगा। बस इसके हिसाब से काम करेंगे। अब देखो जरा इसका आंसर में क्या लिखा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखो 31 नंबर का आंसर दिखा रहा हूं तुम्हें। ये 31 नंबर का आंसर है। क्या है देखो, हीट लॉस्ट बाई वाटर निकाला, हीट लॉस्ट बाई वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और ये तो मास ऑफ वाटर 2 kg, स्पेसिफिक हीट 70 - 5 इतना जूल, ये 65 हो गया। इतना जूल का इसने एनर्जी वाटर ने दिया। अच्छा, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, तो m इंटू लेटेंट हीट,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो लिख लिया। एंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस, जो आइस मेल्ट हुआ है उसको राइज करने के लिए, तो मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर, तो मास ऑफ आइस 1.5 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और 5, 0 से 5 गया ये, तो इससे हमें मिल गया ये एनर्जी। तो अभी लिखेंगे क्या, ये एनर्जी इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला, ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। तो ये एनर्जी, टोटल जो एनर्जी अवेलेबल हुआ ये मेल्टिंग होने में और ये उसका राइज होने में 5 डिग्री सेल्सियस तक, ये तो इससे निकाल लिया। तो यही काम तो हम लोगों ने भी किया है, हम लोगों ने भी यही काम किया है। तो ये मिल जाएगा तुम्हें डिवाइडेड करके, ये 341 और 856 जो भी आया वैल्यू वो मिल गया लेटेंट हीट। हम लोगों ने भी यही काम किया है। देखो ये वाला एनर्जी माइनस ये वाला एनर्जी करेंगे m इंटू लेटेंट हीट मिल जाएगा। काम यही तो हुआ है, यहाँ भी वही काम हुआ है। ठीक है, ये वाला टोटल एनर्जी जो अवेलेबल हुआ इसमें से ये मेल्टिंग में लगा और ये लगा मेल्टेड आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन करके और 5 डिग्री जाने में एनर्जी। तो काम यही किया गया है। समझ गए भाई सारे लोग? बोलो क्लियर है? कैलोरीमेट्री का यही तो यूज़ है कि हम लोग किसी का चाहे लेटेंट हीट निकालना, लेटेंट हीट निकाल लेंगे। लेटेंट हीट पता हो, किसी का स्पेसिफिक हीट नहीं पता है तो स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट नहीं पता तो स्पेसिफिक हीट यहाँ लिखेंगे, लेटेंट हीट दिया रहेगा तो स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन लिख करके किसी भी अननोन का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ गए। एक क्वेश्चन है ये, यहाँ पे देखो हीटिंग कर्व से रिलेटेड है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया भी था ऐसा कर्व। तो इसको जरा हम लोग समझा जाए, जरा एक बार ट्राई किया जाए। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो इसको। जल्दी ट्राई किया जाए। रेफर टू द प्लॉट ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस टाइम शोइंग द चेंज इन स्टेट ऑफ आइस ऑन हीटिंग। चेंज इन स्टेट ऑफ आइस ऑन हीटिंग मीन्स ये हीटिंग किया जा रहा है और चेंज ऑफ स्टेट आइस का हीटिंग कर रहे हैं। तो ये है प्लॉट। तो तुम्हें पता ही है हीटिंग कर्व हम लोग लास्ट क्लास में देखे भी थे। अगर नेगेटिव टेम्परेचर से होते तो नेगेटिव से आते, फिर मेल्टिंग पॉइंट जो भी होता है 0 डिग्री है तो मेल्ट करेगा, फिर हमारा राइज होगा, फिर हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के फिर ये वेपराइज होगा, फिर टेम्परेचर राइज होगा। इस तरह से होता था भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से देख रहे हो कि ये मेल्ट ही हो रहा है सीधा, उसके बाद ऐसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, फिर यहाँ पे कन्वर्जन। जहाँ हॉरिजॉन्टल हो गया समझो स्टेट चेंज, जहाँ हॉरिजॉन्टल हुआ मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो एनर्जी कहाँ जा रहा है हीटिंग का, स्टेट चेंज में। तो यहाँ स्टेट चेंज है, यहाँ भी स्टेट चेंज है, ये दो जगह स्टेट चेंज है। और ये वाला कौन सा फेज होगा भाई, तो ये इसका मतलब कि लिक्विड फेज है, और ये वाला क्या है भाई, तो गैसियस फेज है। और यहाँ पे कन्वर्जन है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था टेम्परेचर वर्सेस टाइम शोइंग द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ आइस ऑन हीटिंग। हीटिंग कर रहे हैं, जितना टाइम हीटिंग में लगाए हो वो टाइम इधर प्लॉट कर रहे हैं, टाइम प्लॉट करो और इसी के प्रोपोर्शनल एनर्जी सप्लाइड भी हो गया टाइम के साथ या एनर्जी गिवन के साथ। ये है प्लॉट। तो ये है यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है, यहाँ पे ये मेल्टिंग हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, और यहाँ पे ये वेपोराइजेशन हो रहा है भाई। तो ये है। अब जरा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ए बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए बी जो है, ए बी, ए से बी, ये वाला है ए बी, ये ए बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर। इसमें आइस और वाटर आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। भैया जब मेल्टिंग हो रहा होता है तो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आया हुआ है। इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा। अभी देखा था ना हम लोगों ने, जो फाइनल मिक्सचर बना, कुछ आइस है कुछ वाटर है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसको बोलेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, सेम टेम्परेचर पे है, आइस भी यानी सॉलिड स्टेट भी और लिक्विड में भी। तो यहाँ मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग का मतलब ही होता है सॉलिड एंड लिक्विड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये बोलना तो रॉन्ग हो जाएगा भाई। आइस एंड वाटर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग मेल्टिंग। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई क्लियर है? Yes, sir. चलो अब बी वाला देखें हम लोग। बी में बोल रहा है एट बी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग।
बी पॉइंट पे वाटर बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। यहाँ है बी पॉइंट, बोलो भाई यहाँ पे क्या बॉइलिंग स्टार्ट हो गया? नहीं, ये बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे मेल्टिंग कंप्लीट हुआ। मेल्टिंग यहाँ स्टार्ट हुआ, मेल्टिंग यहाँ कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये मेल्ट कंप्लीट होने के बाद अब ये लिक्विड का टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पे वेपोराइजेशन स्टार्ट और यहाँ वेपोराइजेशन फिनिश। ठीक है, तो एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, बी पे वाटर बॉइलिंग नहीं करता, यहाँ पे स्टार्ट करता है बॉइलिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया और कन्वर्जन अब इनटू वेपर होना शुरू हो गया। तो स्टार्टिंग ऑफ बॉइलिंग कहाँ होगा भाई? तो स्टार्टिंग ऑफ बॉइलिंग यहाँ होता है, तो इसलिए तो इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे ही तो स्टार्ट होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, ये गलत है भाई, बी पॉइंट पे नहीं, सी पॉइंट पे। एट सी नेक्स्ट है पॉइंट, एट सी ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। क्या सी पे सारा वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम हो गया? नहीं भैया, यहां तो वाटर कन्वर्टिंग इनटू स्टीम स्टार्ट हो रहा है। यहां पे एट डी ऑल वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, दैट इज वेपोराइजेशन जो है वो फिनिश हो गया यहां पे आकर के। समझ गए? तो एट सी ऑल वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम, ऐसा नहीं है, ये तो भैया स्टार्टिंग हो रहा है। डी पॉइंट पे अगर बोलते तो सारा कन्वर्ट हो गया, तो ये नहीं है भैया, तो ये बेकार बात हो गया। अब देखो, सी डी रिप्रेजेंट वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट। सी डी जो है, सी डी ये वाला है सी और ये है डी, तो सी डी रिप्रेजेंट्स वाटर एंड स्टीम, वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट। तो बोलो भाई ये ठीक है कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर एंड स्टीम आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे और स्टीम भी कन्वर्ट होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में, मीन्स स्टीम एंड वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बोलो भाई ठीक है? बोलो भाई क्लियर है? यस सर। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसका आंसर भी हम लोग चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 38। देखो भाई, इसका आंसर है इन द गिवन ग्राफ ए बी रिप्रेजेंट नो चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम, इट मीन्स आइस एंड वाटर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए बी जो था जहाँ मेल्टिंग हो रहा था, बी सी शो चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम, बी सी हमारा टेम्परेचर चेंज वाला है, लिक्विड फेज वाला। सी डी रिप्रेजेंट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस विद टाइम, एंड इट मीन्स वाटर एंड स्टीम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट। सी डी वो है। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने समझ लिया, तो ये लास्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। चलो भाई 39 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखो, इसको देखो, इसको अब जल्दी से ट्राई किया जाए। A block of ice at -8 डिग्री सेल्सियस, कुछ बुक में दे देगा -10 डिग्री सेल्सियस, कोई बोल देगा -8 डिग्री सेल्सियस, कोई बात नहीं है। तो ए ब्लॉक ऑफ आइस एट -8 डिग्री सेल्सियस, अगर ये -10 दे दे, -12 दे दो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटेटिव बात तो एक ही रहेगा, ग्राफ तो एक ही तरह का बनेंगे। नेगेटिव टेम्परेचर पे है, इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो आइस था ब्लॉक ऑफ आइस, वो -8 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको हम लोगों ने हीटिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है भैया, स्टार्ट कर दो हीटिंग। अब इसमें क्या होगा, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द फिनोमेना क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली कौन बताएगा? क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वांटिटेटिवली मतलब हो गया कि मार्किंग होना चाहिए यहाँ पे कि इतने में ये हुआ, इतने में ये क्वांटिटी पता होना चाहिए, इसने पे ये। तो भैया ये क्वालिटेटिव ग्राफ मतलब नेचर ऑफ द ग्राफ बताने हैं। कौन सा हो सकता है बोलो भाई? -8 पे है और उसके बाद से ये
शुरू कर दिए हीटिंग, तो क्या होगा? जब -8 से हम लोगों ने स्टार्ट किया हीटिंग, तो पहले टेम्परेचर राइज होगा। पहले -8 से 0 पे आए भाई, तो पहले टेम्परेचर राइज, ये तो पहले टेम्परेचर राइज कर ही नहीं रहा, पहले ही मेल्टिंग शुरू हो गया। भैया पहले ही मेल्टिंग कैसे हो जाएगा? ये 0 पे रहता तब ना होता, -8 पे है, ये नहीं हो सकता। पहले तो राइज होगा, और राइज हमारा लीनियर होता है, ऐसा थोड़ी होता है कर्व में लीनियर हो रहा है, ये कर्व वाला तो बात होता नहीं है, इसलिए भी नहीं हो सकता। यहाँ तो भैया पहले टेम्परेचर ही फिक्स कर रहा है, मतलब पहले ही मेल्टिंग, पहले ही कुछ होने लग गया, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होने लग गया। अरे भैया हीटिंग कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर डाउन क्यों होगा? अप होगा या नहीं होगा? अप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो फेज चेंज, और होगा तो टेम्परेचर अप। तो ये है स्टार्टिंग में -8 से 0 तक आया, फिर मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, फिर ये लिक्विड बन गया, लिक्विड में जाने लग गया भाई, टेम्परेचर राइज होने लग गया, उसके बाद फिर से ये वेपोराइजेशन होना शुरू हो गया। तो ये है यहाँ पे मेल्टिंग और यहाँ पे वेपोराइजेशन, तो ये करेक्ट ग्राफ होगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए ऑप्शन इसका 39 का देखो आंसर। व्हेन हीट इज सप्लाइड, क्वेश्चन में दिया व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेज फ्रॉम -8 या -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द हीट एक्सिस, हीट एक्सिस से या टाइम एक्सिस से। तो इस तरह से इंक्रीज करता हुआ टेम्परेचर दिखाएंगे। एट 0 डिग्री सेल्सियस हीट इज यूज इन कन्वर्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, वाटर में कन्वर्ट करने में यूज होगा। दिस स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पोर्शन, कर्व का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पोर्शन, ये मेल्टिंग वाला कर्व बताता है भाई। एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर राइज करता है भाई 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, वो इस तरह से इंक्लाइन रहेगा, रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द हीट एक्सिस, ये हीट एक्सिस से इंक्लाइन ऐसे चलेगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस द हीट इज यूज इन कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम, अब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, तो द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन था, वो रहेगा। एक क्वेश्चन आता है, याद आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, किस में ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट होगा? अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर हाथ पे लग जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर या 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, किस में बर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? तो वो होता है स्टीम में। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि देखो, ऐसे ये यहाँ पे आकर के मान लो वाटर का वेपराइजेशन शुरू हुआ, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर था, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर था, और यहाँ से ये कन्वर्ट होना शुरू हुआ, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बन करके तब जाके टेम्परेचर राइज होगा। तो जैसे ही तुम्हारा वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो एनर्जी ले रखा है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, वो जब तक 536 कैलोरी पर ग्राम लेगा, तब ये वाटर यानी लिक्विड फेज से स्टीम फेज में, गैस फेज में जाएगा। मीन्स यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है 536 या 540 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, पर ग्राम होता है, जो 540 केल्विन पर ग्राम जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वेपराइज होने के लिए यानी लिक्विड टू गैसेस फेज में जाने के लिए 540 कैलोरी 1 ग्राम को चाहिए। यानी कि 1 ग्राम वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम आइस है एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसका एनर्जी अगर U है, इसका इंटरनल एनर्जी अगर U है, तो इसका इंटरनल एनर्जी U प्लस 540 कैलोरी है, क्योंकि ये 1 ग्राम वाटर में इतना ही इंटरनल, मान लो 500 इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पे 1 ग्राम आइस जो होगा वो 500 ये वाला तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा ये एडिशनल 536 और यानी 540 और एब्जॉर्ब कर रखा है, और एब्जॉर्ब कर रखा है। भैया मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं वाटर मॉलिक्यूल हूँ,
तो मुझे स्टीम मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस पे करने के लिए मुझे चाहिए 540 कैलोरी। 540 कैलोरी दो तो वो भी मैं लूँगा, और तब हम लोग 100 के स्टीम के कंडीशन में आएंगे। टेम्परेचर वही रहेगा बट हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तब जब मैं लगूंगा किसी पे तो बर्निंग इफेक्ट ज़्यादा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है। इस एनर्जी जो वाटर फेज में है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है, वाटर फेज में इसके रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी स्टीम का उसी टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर पाएगा, वो एंटर ज़्यादा करेगा, उसका बर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो स्टीम में ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है, पर ग्राम 540 कैलोरी ज़्यादा है, इसलिए बर्निंग इफेक्ट स्टीम पे ज़्यादा होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला तो काम कर लेंगे। अब 10 ग्राम ऑफ आइस है, ये मैं PDF आज भेजूंगा तुम्हें। 10 ग्राम ऑफ आइस एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बताना है, बता दोगे भाई? अगर पार्शियल आइस मेल्ट होगा तो 0 डिग्री पे चला जाएगा, अगर पार्शियल नहीं मेल्ट करेगा तो आप देखना कितना आएगा। तो ये तो भाई आप काम कर लेंगे, इतना तो अब आपको करना चाहिए, ये बता चुका हूँ मैं। इसका ये आंसर भी है, कोई बात नहीं है, दिया रहेगा। अब जरा आगे हम लोग थर्मल स्ट्रेस देखेंगे। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है वो समझें। ठीक है भैया, इस पॉइंट पे आने के पहले हम लोग क्या करें, तो हम लोग पहले देख लेते हैं बोर्ड पे। थर्मल स्ट्रेस देखना था, ये क्या है भाई? तो एनर्जी देने से, थर्मल एनर्जी देने से स्ट्रेस डेवलप हो जाए तो याद होगा यंग्स मॉडल्स। भैया स्ट्रेस स्ट्रेन की बात आ गई, थोड़ा यंग्स मॉडल्स भी याद रहना चाहिए थोड़ा सा। तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडल्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा होता है। तो ये है यंग्स मॉडुलस। चलो भाई, ये तो आप जानते हो। थर्मल स्ट्रेस का मीनिंग क्या है और इसका वैल्यू क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए हम लोग समझें कि एक वाल है, एक इधर से भी एक वाल है, और बीच में है एक रॉड। दोनों वाल के बीच में एक रॉड है, और इसका लेंथ बिल्कुल उतना ही है कि ये फिक्स्ड हो गया है इन दोनों वाल के बीच में। मीन्स इसका लेंथ मान लो ये L0 है, ओरिजिनल लेंथ मान लो एट 30 डिग्री सेल्सियस पे। 30 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ है ना इस रॉड का, वही सेपरेशन बिटवीन द टू वाल है। ये दोनों हैं फिक्स्ड वाल। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे करके तुम्हें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और ये कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है, अच्छा है ये। तो अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है भैया ये 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो है, अच्छा इसका कुछ अल्फ़ा दिया हुआ है, मान लो 2 × 10⁻⁶ या 10⁻⁵ ऐसा दिया हुआ है। पता ही तुम्हें यूनिट होता है पर केल्विन, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता था भाई, एक्सपेंशन में याद होगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। लेंथ तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये यूनिट क्या बन जाएगा, पर केल्विन। तो अल्फ़ा का वैल्यू ये है, ठीक है। इस रॉड का अल्फ़ा ये है। अब तुमसे पूछा जाए कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रॉड बाई 10 डिग्री सेल्सियस, then what is thermal stress and thermal strain in the rod? रॉड में थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, इसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी दिया रहेगा। मान लो 5 × 10⁻⁻⁶ मान लो ऐसा दिया हुआ है, कुछ भी 8 × 10⁻⁻⁶ दे देता हूँ। चलो ये है रॉड का मटेरियल दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया रहेगा, अल्फ़ा दिया रहेगा, और इस तरह से बोला जाए कि इसका टेम्परेचर हमने राइज कर दिया, अब ये कितना थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन में है।
थर्मल स्ट्रेस भी निकालना है, थर्मल स्ट्रेन भी निकालना है। सिचुएशन समझ में आ गया भाई। अब देखो, मान लो मैं ही हूँ रॉड, ये वाल फिक्स्ड, ये वाल फिक्स्ड और मेरा लेंथ ये, बड़े आराम से रिलैक्स हैं। ये वाल ना मेरे पे फोर्स लगा रहा है पुलिंग और ना लगा रहा है पुशिंग। फिक्स्ड तो है, किसी ने यहाँ पे कर दिया है फिक्स, ठीक है, मैं भी रिलैक्स्ड हूँ, कोई बात नहीं है, इतना दूर तक है। लेकिन अब हमारा रॉड का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। टेम्परेचर बढ़ाएगा भाई तो मैं भी तो बढ़ूंगा, मैं भी तो एक्सपैंड करूंगा तो वाल हमें एक्सपैंड होने नहीं देगा। ये एक्सपैंड होना चाहेगा, टेम्परेचर राइज कर रहे हो भैया, लेंथ में इंक्रीमेंट करना चाहेगा, तो लेंथ में इंक्रीमेंट होना चाहेगा, लेकिन ये वाल होने देगा नहीं। तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा, अरे मुझे लेंथ बढ़ाने दो, वो नहीं बढ़ने दूंगा, मैं टेंशन में आऊँगा। या मैं बोलूँ कि लेंथ मुझे कम करने दो और उधर से होने नहीं दे रहा है, तो टेंशन में आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे स्ट्रिंग टेंशन में आता है, स्ट्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाहता है, स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाहता है। तो कम करोगे तो टेंशन है, फोर्स डेवलप कर लेगा, ज़्यादा करोगे तो फोर्स डेवलप कर लेगा, क्योंकि वो अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाहता है। तो अभी ये रॉड है अपने नेचुरल लेंथ में है और आराम से बिटवीन द टू वॉल है, कोई स्ट्रेस स्ट्रेन, कोई इसको फोर्स लगा के कंप्रेस नहीं कर रहा है, ना ही कोई इसको इलोंगेट करने का कोशिश कर रहा है। अभी के कंडीशन में 30 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको फिक्स कर दिया गया ऐसे, और यहाँ वेल्डिंग कर दिया। अरे वेल्डिंग कर दिया भाई, तो वेल्डिंग कर दिया तो बहुत अच्छी बात है भाई, इतना ही लेंथ है तो वेल्डिंग समझो, इस पे कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसका लेंथ ओरिजिनल है, उतना ही लेंथ चाहिए, तो ये इसको ऐसे नहीं कर। अब ये एक्सपैंड होना चाहेगा तो ये फोर्स लगाएगा इधर से, नहीं एक्सपैंड होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, ये बोलेगा मैं होऊंगा। तो अब ये टेंशन में रहेगा, यही स्ट्रेस निकालने हैं, और ये स्ट्रेन कितना है वो भी निकालने। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करूं, इसका यंग्स मॉडुलस दिया, अल्फा भी दिया है, कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, बहुत लॉजिकल बात है ये। जिस लॉजिक पे निकालेंगे वो, उस लॉजिक पे मैं छोटा सा एग्जांपल अगर तुम्हें बताऊं तो ज़्यादा आराम से समझ पाओगे। मान लो रमेश है, सुरेश है, दोनों पढ़ता है भाई, दोनों पढ़ रहे हैं, जाएंगे अच्छे कॉलेज में इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई, दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन कितना स्ट्रेस लेके पढ़ रहा है वो कैसे पता लगेगा? कौन कितना स्ट्रेस लेके पढ़ रहा है वो कैसे पता लगेगा? आप भी पढ़ रहे हो, आपके बगल वाला भी पढ़ रहा है, किसने कितना स्ट्रेस लेके पढ़ रहा हो वो कैसे पता लगेगा हमें? तो वो ऐसे पता लगेगा कि रमेश और सुरेश पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हैं, वो बात को पता करने के लिए अगर मोदी जी अनाउंस कर दें, क्या भाई, कि भैया तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम 18 इयर्स के जैसे ही हुए या 20 इयर्स के जैसे ही हुए, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 लाख पर मंथ आएंगे, आप पढ़ो या मत पढ़ो। आप पढ़ोगे तो आप, जो आपको फ़ायदा होगा होगा, लेकिन पैसे का, सैलरी का फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ना पढ़ो, जीरो, बिल्कुल फेल रहो, तब भी 5 लाख ही आएंगे। आप साइंटिस्ट बन जाओ पढ़ लिख के, तब भी 5 लाख ही आपके अकाउंट में आएंगे पर मंथ। अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए तो रमेश तो बेचारा खुश हो गया, मस्त हो गया कि भैया अब क्या पढ़ना है, क्या करना है, एंजॉय किया जाए। तो वो पढ़ना, मान लो, क्योंकि वो अपने मूड पे फ्री हो गया, अपने मूड पे मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेगा तो वो पढ़ना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। सुरेश वो फिर भी वैसे ही पढ़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमें मिलता रहेगा 5 लाख रुपए, उससे मतलब नहीं है, मैं बस पढ़ूंगा, मेरे को अच्छा लगता है, पढ़ रहा हूँ। तो इससे चेक हो गया, क्या चेक हो गया भाई, समझो ध्यान से, इससे चेक ये हो गया कि सुरेश जो पहले जैसे पढ़ रहा था अभी पढ़ रहा है, इसका मतलब पहले ये जीरो स्ट्रेस लेके पढ़ रहा था, इसको कोई स्ट्रेस नहीं था, इसको सब मतलब ही नहीं कि हमारा फिक्स होगा नहीं होगा, जो होना है अपना होता रहेगा, ये अपना रिलैक्स होकर पढ़ रहा था। उस रमेश क्या कर रहा था, वो स्ट्रेस लेके पढ़ रहा था। क्यों? उसको जब फ्री किया गया तो देखता है कि उसका मतलब अपना मन की बात क्या है उसकी, कि नहीं पढ़ेंगे, मन की बात है नहीं पढ़ना, एंजॉय करना, लेकिन करियर बनाने के लिए पढ़ रहे थे।
इसका मतलब जो फ्री होने के बाद, फ्री होने का जो टेंडेंसी था, उससे अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और आप फ्री होने पे भी वही कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नेचुरल हैं। और वैसे ये अगर मान लो जब वो पढ़ना ही बंद कर दिया तो इसका मतलब फ्री होने का टेंडेंसी उसका वही था, नहीं पढ़ना, और फिर भी वो पढ़ रहा था 10 घंटे पर आवर, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा था, स्ट्रेस में पढ़ रहा था, भैया करना पड़ेगा इसलिए पढ़ रहा हूँ। फ्री का क्या कंडीशन था, फ्री के कंडीशन में ये था कि वो मस्त रहता। तो वैसे ही अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये रॉड कितने स्ट्रेस में है कैसे पता लगेगा भाई? स्ट्रेस तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे चेंज इन लेंथ तो होने नहीं देगा, दोनों तरफ से फिक्स वॉल है, तो कैसे हमें पता लगेगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ? अच्छा भाई, फोर्स से स्ट्रेस निकलता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लेते, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कुछ दे देता तो स्ट्रेस निकाल लेते। भाई फोर्स कितना लगा रहे हैं, तो वॉल से पूछेंगे तो क्या वो बोलेगा कितना फोर्स लगा रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचराइज किया है, वो बेचारा एक्सपेंड करना चाह रहा था, तो वॉल से पूछोगे कितना फोर्स लगा रहे हो भाई, कुछ बोलेगा नहीं। अब कैसे निकालें स्ट्रेस, कैसे निकालें स्ट्रेन, कैसे निकालें? तो इसका यही उपाय है, क्या भाई, मोदी जी वाला काम कर दो, अनाउंस कर दो और तब देखो। तो भैया इसको 30 से 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर दिए। अब बताना है हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है भाई, 30 से 40 कर दिया, तो 40 पे कर दिया, तो अब उस रॉड से पूछो कि भैया जो तुम्हारा लेंथ था वो ठीक था या थोड़ा और बढ़ना चाहते हो, कितना लेंथ रहना चाहते हो? तो वो बोलेगा भैया कि मुझे तो लेंथ ये वाला अच्छा लगता है। कितना भाई? पहले उतने पर था, अब इतना पे रहना चाहता हूँ। 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना रहना चाहता हूँ भाई, तो ये वाले लेंथ पे रहना चाहता हूँ। 30 पे कितना रहना चाहता हूँ भाई, तो ये वाला लेंथ पे। 40 पे तो ये वाला लेंथ पे रहना चाहता हूँ, ये मेरा नेचुरल लेंथ होगा। तो इससे पूछा गया तो इसने बताया कि मैं रहूँगा कितना भाई, तो L0 और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पे रहूँगा। मान लो L0 था, मान लो कि ये था 30 सेंटीमीटर, या कुछ लिख देता हूँ मैं, 30 छोड़ो, मान लो 20 सेंटीमीटर का ओरिजिनल लेंथ था, और जब ये टोटल लेंथ ये देखा गया तो 20.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ओरिजिनल ये था 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या था भाई, एट 30 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है भाई, तो एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब ये 40 डिग्री सेल्सियस पे जब इससे पूछा गया भैया बताओ कितना लेंथ पे रहना चाहोगे, वॉल का छोड़ दो, उसका मैं इंतजाम कर दूंगा। रॉड ने बोला कि मैं इतना रहना चाहूँगा, 20.5 पे रहना चाहूँगा भाई, एक्सपैंड हो जाए। अगर इसको स्मूथ टेबल पे रख दिया जाए तो पहले तो ये 20 सेंटीमीटर पे था, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग था, और जब इसको कोई फोर्स नहीं लगाया, जब फ्रीली टेबल पे है भैया जितना लेंथ होना है हो जाओ, तो ये क्या करता, 40 डिग्री सेल्सियस पे 20.5 सेंटीमीटर हुआ होता। मीन्स इसको फ्री कर दिया, तो इससे पूछा क्या करोगे, कितना लेंथ पे रहोगे, कितना पढ़ोगे? इसने बोला भैया मैं इतने लेंथ पे रहना चाहूँगा। लेकिन वॉल ने इसको बोला कि भाई तू रहना तो चाहता है इतने पे, लेकिन मैं तुम्हें इतने पे ही रखूँगा क्योंकि तुम मेरे बीच में हो और मैं हूँ फिक्स। तुम्हारी चाहत भले ही ना पढ़ने की हो, पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रेस, तो रॉड से पूछा गया कितनी लेंथ पे रहना चाहते हो, उसने बोला 20.5 पे रहना चाहूँगा 40 डिग्री सेल्सियस पे। वॉल ने बोला नहीं रहने दूंगा, वही लेंथ रहने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बेचारा समझो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे समझो कि 20.5 ये हुआ, ये समझ लें इक्विवेलेंटली कि 20.5 सेंटीमीटर ये हुआ, लेकिन वॉल ने इसको 0.5 सेंटीमीटर से कंप्रेस कर दिया। यही समझा जाएगा कि वॉल ने क्या किया इसको, तो वॉल ने इसको 0.5 से कंप्रेस कर दिया। इट मीन्स अगर ये वॉल नहीं होता तो ये 20.5 सेंटीमीटर का होता, लेकिन ये वॉल है तो इसको 20 ही रहने दे रहा है। इसका मतलब कि इसको कंप्रेस्ड कंडीशन में रखा है, और कंप्रेशन कितना हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब यही हुआ कि इसको कंप्रेस किया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पे, क्योंकि अगर ये वॉल नहीं होता तो ये
20.5 पे रहता, लेकिन इसको वाल ने समझो 0.5 सेंटीमीटर से कॉम्प्रेस करके रखा है। मीन्स ये रॉड बेचैन है 20.5 होने के लिए, लेकिन ये इसको फोर्स लगा लगा के इसको बोला कि नहीं भैया इतने ही पे रहना है। इट मीन्स ये कितना फोर्स लगा रहा है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये फोर्स कितना होगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना स्ट्रेस होगा। तो भैया इतना फोर्स लगा रहा है कि उसमें चेंज इन लेंथ डेल्टा एल यानी कि 0.5 सेंटीमीटर का इसने चेंज किया हुआ है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल बनता वो इतना बनता, तो वाल ने इसको कंप्रेस कर रखा है। तो कितना फोर्स लगा रहा है, तो भैया ये आप चाहो तो लिख सकते हो कि वाई ए बाई एल इंटू ये डेल्टा एल, इतना फोर्स इसने लगा रखा है, क्योंकि डेल्टा एल का चेंज इन लेंथ करने के लिए इतना ही तो फोर्स लगाना पड़ता है। याद होगा यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, F इजिकल टू के एक्स, अगर स्प्रिंग होता तो F इजिकल टू के एक्स फोर्स लगाता। स्प्रिंग भी अगर अपना नेचुरल लेंथ को बढ़ाना चाहे तो इधर से फोर्स वाल ने लगाया है कितना भाई, तो K इंटू एक्स। एक्स क्या है, वही जो कि इसको फ्री रखने पे जो चेंज इन लेंथ होता। मतलब ये समझ लो कि ये रॉड इज इन, इक्विवेलेंटली समझ सकते हैं, equivalently the rod is in compressive strain, compressive stress लगा हुआ इस पे समझो, कंप्रेस किया हुआ है, and effective change in length of rod is डेल्टा एल। जो डेल्टा एल इसका एक्सपेंशन होता, समझो कि एक्सपेंशन हुआ और इसने उस एक्सपेंशन को बंद कर दिया। मीन्स डेल्टा एल चेंज इन लेंथ है, कंप्रेस किया हुआ है, क्योंकि ये फ्री होता तो डेल्टा एल और ज़्यादा लेंथ ऑक्युपाई किया होता, लेकिन ये वाल फिक्स था, इसलिए समझो कि डेल्टा एल इसने गेन किया और वाल ने उसको डेल्टा एल कंप्रेस कर दिया और ओरिजिनल का ओरिजिनल रह गया। सो डेल्टा एल कितना होगा, तो डेल्टा एल होता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये तो याद ही है भाई, थर्मल एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ, जिसका ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब इतना चेंज इन लेंथ इफेक्टिवली कंप्रेस कर रखा है इस वाल ने। इक्विवेलेंट compression in rod by wall, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बुक में और स्कूल में टीचर्स उतना समझाते नहीं है भाई, सिंपली लिख देते हैं फॉर्मूला कि आप इक्विवेलेंटली समझ लो कि इतना चेंज इन लेंथ हुआ और उसको कंप्रेस कर रखा है, तो इतना कंप्रेस कर रखा है, इसलिए स्ट्रेन कितना हुआ अब मेरा निकल गया। स्ट्रेन कितना, ये स्ट्रेन में है, कंप्रेसिव स्ट्रेन में है। ये कौन सा स्ट्रेन भाई, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में है, ये कंप्रेस हुआ पड़ा है। कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होता है भैया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितना लेंथ से कंप्रेस किया गया है, डेल्टा एल जो कि एल नॉट अल्फा डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो एल नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या मिलेगा, तो अल्फा डेल्टा टी, बस अल्फा डेल्टा टी। अगर क्वेश्चन में था तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस राइज किए हैं और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था कितना भाई, तो 2 इंटू 10 का पावर 5, तो 2 इंटू 10 का पावर 5 ये अल्फा हो गया, 2 इंटू 10 का पावर -5। अल्फा का वैल्यू होता है 2 इंटू 10 का पावर -5 होता है, ये इतना लार्ज नहीं होता है, -5 अल्फा इंटू डेल्टा टी है 10, तो ये वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 रेज पावर -4, ये है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ये ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, ये यहाँ माइनस नहीं, माइनस यहाँ रखना चाहिए था, यहाँ पे +6 पावर +6 यंग्स मॉडुलस, ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे। और अल्फ़ा तुम्हें पता ही है बहुत वेरी वेरी स्मॉल होता है भाई, 10 पावर -5 10 पावर -6 ऐसा होता है। तो मैंने जो अभी बात बताया तुम्हें कि कैसे पता लगेगा कि ये कितना स्ट्रेस या कितने स्ट्रेन में है, तो भैया वो पता लगेगा कि इसको फ्री करो और तब देखो कि इसका क्या खेल है, ये कितना में रहना चाहता है। तो जब फ्री कर दिया तो देखा कि तो बच्चा जो है वो 1 घंटा पढ़ रहा है, पहले जब प्रेशर में पढ़ता था तो उस समय 10 घंटा पढ़ता था पर डे, अब ये नेचुरल वे में जब पढ़ रहा है तो 1 ही घंटा पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये 9 आवर का कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस में पढ़ता था। अब कोई पहले भी 10 पढ़ता था, अब भी 10 पढ़ रहा है, इसका मतलब इसको 0 स्ट्रेस था पहले,
और कोई पहले 10 पढ़ता था, अब पढ़ता ही नहीं, इसका मतलब पूरा 10 आवर जो पढ़ता था ये ड्यू टू स्ट्रेस पढ़ता, तो उतना ये कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ले रखा था इसने। तो हम लोगों ने देखा कि रॉड अगर नेचुरल लेंथ पे होता 40 डिग्री सेल्सियस पे तो वो डेल्टा एल एक्सपेंडेड होता। तो इसका मतलब इक्विवेलेंटली समझेंगे, क्योंकि वॉल के बीच में फिक्स्ड है तो समझेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये एक्सपेंड हुआ होगा लेकिन वॉल ने कंप्रेस किया हुआ है। एक्सपेंशन नहीं होने देने का मतलब क्या है? यही है कि समझो हुआ और उसको कंप्रेस कर दिए। ये बेचैन हो है कि भैया डेल्टा एल से हमें बढ़ने दो, ये बोला नहीं, समझो तुम्हें डेल्टा एल हमने कंप्रेस कर रखा है। डेल्टा एल तो तुम बढ़ते, लेकिन उस हमने डेल्टा एल तुमने बढ़ा, रेड समझो कि रॉड का लेंथ बढ़ा और इसने डेल्टा एल कंप्रेस कर दिया, ओरिजिनल पे आ गया। सो चेंज इन लेंथ हमारा ये था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन है। एक तो ये चीज़ निकालना था, दूसरा क्या निकालना था? स्ट्रेस। तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव ये स्ट्रेन, ये कंप्रेसिव जो स्ट्रेन बना है ये थर्मल स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ड्यू टू थर्मल, ये हीट एनर्जी दिया और टेम्परेचर राइज किया, उससे ये डेवलप्ड हुआ है, इसलिए इसका नाम है थर्मल स्ट्रेन। अच्छा भाई, अब थर्मल स्ट्रेस की बात करें जरा। तो थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? तो भैया थर्मल स्ट्रेस भी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? तो थर्मल स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। कैसे? तो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है क्या भाई? यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से मैं लिख नहीं सकता कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो भैया जब स्ट्रेन पता लग जाए तो स्ट्रेस अपने आप पता लग जाएगा, यंग्स मॉडुलस से बस मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए मैं यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करूँगा और स्ट्रेन जो आया है अल्फा डेल्टा टी। तो ये भी ऑप्शन रहता है, एससी वर्मा के भी ऑब्जेक्टिव में है कि भैया थर्मल स्ट्रेस कितना बना, तो यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन कितना बना, तो अल्फा डेल्टा टी। तो यंग्स मॉडुलस वैल्यू डाल दो भाई, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डाल देंगे, ये तो है ही है। तो ये बन गया, ऑप्शन में दिया रहेगा यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा टी। तो ये है तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये बना थर्मल स्ट्रेस, मतलब इतने स्ट्रेस में है वो, इतना ये खोपड़ी में सोच रहा है रॉड कि मेरा लेंथ उतना नहीं हुआ, नहीं होने दिया इसने, तो ये इतना स्ट्रेस इसका बना हुआ है। और स्ट्रेन कितना हुआ, तो वही डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन निकाला तो उसी से स्ट्रेस निकाल लिया। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये है, इस पे भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनता है, इस पे भी बनता है भाई। तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लॉजिक समझ गए किस तरह से हम लोगों ने समझा? क्योंकि ये वॉल है, ये तो भाई बढ़ने देगा नहीं, कम भी नहीं होने देगा। अगर तुम ये 30 से 20 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो ये डेल्टा एल से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, कम लेंथ पे रहना चाहेगा, लेकिन ये रॉड, ये वॉल जो है वो बोलेगा कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने देगा। इसका मतलब कि ये वॉल जो है इसको इलोंगेट करा, क्योंकि वेल्डेड है, वो तो वेल्डिंग किया हुआ है, वो तो अंदर भी नहीं आने देगा, बाहर भी नहीं जाने देगा। तो स्प्रिंग पे समझो कि फिक्स किया हुआ है, स्प्रिंग का लेंथ कम अगर होना चाहेगा, इसका नेचुरल लेंथ से कम होना चाहेगा, क्योंकि अगर 30 से 20 किया, 25 किया, जैसे ही डाउन किया तो ये कम होना चाहेगा, ये होने नहीं देगा। इसका मतलब ये इलोंगेट करके रखेगा। इसका मतलब कि ये समझो कि कंप्रेशन हुआ है और ये इलोंगेट करके रखा हुआ, तो उस समय इलोंगेटिव स्ट्रेन बनेगा, वो भी उतना ही वैल्यू का होगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब इतना लेंथ डिक्रीज हुआ लेकिन इसने पुल करके फिर उतना ही लेंथ पे रखा है। सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, यही अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस हो लॉन्गिट्यूडनल या ये कंप्रेसिव हो या इलोंगेटिव हो, कुछ भी हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रॉड, अल्फा डेल्टा टी, अगर ये दोनों एंड से फिक्स किया हुआ है तो स्ट्रेन तभी डेवलप होता है जब रॉड को फिक्स करते हैं। अब जब इसको स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है ऐसे आराम से, तो भाई 30 पे भी रहेगा तो 30 वाला नेचुरल लेंथ रखेगा, 40 पे कर दोगे 40 वाला नेचुरल लेंथ पे रहेगा। उस समय ना तो कोई स्ट्रेस है ना स्ट्रेन है इसको। 50 पे करोगे 50 वाला लेंथ रखेगा, 20 पे कर दोगे 20 वाला लेंथ रखेगा, 10 पे कर दोगे 10 वाला लेंथ रखेगा। तो अपना नेचुरल लेंथ है तो कोई ना स्ट्रेस है ना स्ट्रेन, अपना मस्त है। लेकिन जितना लेंथ होना चाहता है और उससे डिफरेंट लेंथ रखोगे तो स्ट्रेन और स्ट्रेस डेवलप होगा। तो क्लियर है यहाँ तक थर्मल स्ट्रेस? बोलो भाई। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, किसी को कोई डाउट हो तो भैया जल्दी से पूछ लो। पानी पीना हो पानी पी लो।
बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं अब आगे बढ़ूँ? यस। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग लिखें भाई, अब हीट ट्रांसफ़र पे चलते हैं। बहुत देख लिया हम लोगों ने, अब ज़रा चलते हैं हीट ट्रांसफ़र। एक टॉपिक है, हालांकि 10 मिनट्स ही आज के टाइम बचे हुए हैं, कोई बात नहीं है। हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रांसफ़र में ये जो 4 हैं, ये हीट ट्रांसफ़र के मोड हैं जिसका रेडिएशन से ताल्लुक़ है। मतलब हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो उसमें रेडिएशन पार्ट 3 तरह के इसमें होते हैं, ऐसे समझो। हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड हैं हीट ट्रांसफ़र के। कंडक्शन, आज इंट्रोडक्टिव बात तो कम से कम हो ही जाए। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 मोड हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के। कंडक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है वो भी समझा जाए। हीट ट्रांसफ़र मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम one point to other point और to the surrounding से भी हो सकता है। ये हीट ट्रांसफ़र का मतलब है एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, ठीक है। एक पार्ट, ये एक पॉइंट से किसी बॉडी में, अगर मान लो कि रॉड हो तो इधर एनर्जी दे रहा हूँ, एनर्जी का ट्रांसफ़र उधर हो जाए। या फिर लाइट बल्ब ग्लो करा दिया यहाँ पे तो उससे एनर्जी मिल रहा है। सन है, सन से एनर्जी हमें मिल रहा है भाई, धूप आ रही है, सनलाइट मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, तो वो भी क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो ये सिंपल एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी का ट्रांसफ़र, उसको बोल रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी है। एनर्जी ट्रांसफ़र जो कि किसी का इंटरनल एनर्जी का पार्ट होगा भाई, तो वही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो ट्रांसफ़र होता हुआ एनर्जी को बोलते हैं हीट एनर्जी। तो वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो 3 मोड में हो सकते हैं। एनर्जी प्रोपगेशन, एनर्जी का ट्रांसफ़र, प्रोपगेट करना मतलब ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी, चाहे एक बॉडी के ही डिफरेंट पार्ट में, इस पार्ट से उस पार्ट में जा रहे हो, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहे हो, कॉन्टैक्ट में हो, या फिर बिना कॉन्टैक्ट के भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। सन से अर्थ कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी सन से एनर्जी हमें मिल रहा है। तो वो सब क्या है, हीट एनर्जी के 3 मोड में से कोई ना कोई मोड से ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन में ये 4 हैं, रेडिएशन के ये 4 लॉ हैं। और तुम्हें इस चैप्टर में जो पढ़ना है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो इसमें रेडिएशन सबसे बड़ा है टॉपिक, और कंडक्शन हमारा, शुरू करते हैं पहले, ये सबसे छोटा है, कन्वेक्शन ये सबसे छोटा है। तो ठीक है भाई, एनर्जी ट्रांसफ़र, तो देखो भाई 3 मोड क्या क्या हुए। कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा विदाउट बल्क मोशन, विदाउट बल्क मोशन ऑफ मटेरियल, समझेंगे, विदाउट बल्क मोशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल पार्टिकल का बल्क मोशन नहीं होगा तो है कंडक्शन। और ये क्या है भाई, विद बल्क मोशन, विद बल्क मोशन ऑफ मटेरियल। लिखना चाहें लिख लें, मटेरियल पार्टिकल का बल्क मोशन हो के साथ होगा, जो कि ये एनर्जी कैरियर होते हैं। ठीक है भाई, और ये तो भैया है सबसे एक्सपर्ट है, इसको तो भाई मीडियम हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडियम के ना भी रहे तब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो ये है विदाउट एसेंशियलिटी ऑफ मीडियम, मतलब अरे मीडियम होगा तब ना सोचेंगे कि बल्क मोशन मीडियम का हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीडियम ना भी हो तब भी हो जाता है, एसेंशियल नहीं है, मीडियम हो तब भी होगा, नहीं हो तब भी हो सकता है, दोनों। तो इस पर अभी देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगता है।
तो इसके जो 4 पार्ट हैं, एसेंशियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल सनलाइट, सनलाइट जो आ रहा है अपने पास सन से अर्थ तक, इधर सन है इधर अर्थ है, भैया बीच में कोई मीडियम ना हो तब भी आएगा, वैक्यूम से भी आ सकता है, ये यहाँ पे वैक्यूम है तब भी आ सकता है। और अगर सॉलिड है, मान लो ग्लास है, तो ग्लास से भी आ सकता है भाई, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो सॉलिड। लिक्विड मान लो वाटर है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, तो उससे भी आ सकता है। ओपेक है तो नहीं आ पाएगा, लेकिन लिक्विड से भी आ सकता है। अगर ट्रांसपेरेंट हमारा वाटर है, सिंपली प्लेन ग्लास में वाटर रखा हुआ, तो वो सॉलिड को भी, कंटेनर जो वाल है, ग्लास का जो वाल है उसको भी पेनिट्रेट कर लेगा और वाटर को भी पेनिट्रेट करके इस साइड में एनर्जी सनलाइट आ जाएगा। तो सॉलिड वाल पे भी ये वैक्यूम से भी चल सकता है, सॉलिड से भी चल सकता है प्रोवाइडेड सॉलिड इज ट्रांसपेरेंट, लिक्विड से भी चल सकता है भाई प्रोवाइडेड लिक्विड इज ट्रांसपेरेंट, एंड गैस से भी ये चल सकता है भाई, गैस से भी, एयर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो थोड़े ही नहीं रोक देगा सनलाइट को, नहीं रोक देगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मीन्स ये वैक्यूम से भी चल सकता है, मीडियम हो तो भी ट्रांसपेरेंट हो तो एनर्जी प्रोपेगेट कर सकता है, वरना ना हो तब भी एनर्जी प्रोपेगेट कर सकता है। ये है सिर्फ रेडिएशन के केस में। कंडक्शन में मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं, बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं, बाकी डिटेल तो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी बेसिक मीनिंग समझो। आप तो भाई क्लास में बहुत सारे लोग रहते हैं और मान लो एक टीचर है, उसके पास एक पेन है, मार्कर है, उधर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं क्लासरूम, फिजिकल क्लासरूम में, तो हमारे पास एनर्जी है। इस एनर्जी को मैं लास्ट बेंच पे जो बैठा है उसको देना चाहता हूँ, इस एनर्जी को, समझो ये एनर्जी है। पेन को इमेजिन करो एनर्जी है, मैं भैया कैसे दे सकता हूँ उसको, लास्ट बेंच वाला है वो कैसे दे सकता हूँ, 3 तरह से दे सकता हूँ, 3 मोड में दे सकता हूँ। वैसे ही ये भी है कि एनर्जी मुझे वहाँ से वहाँ देना है, कैसे दे सकता हूँ, 3 मोड। तो मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट हो जाए। कैसे दे सकता हूँ भाई, तो मैंने दिया फ्रंट बेंच के एक बच्चे को, उसने लिया एनर्जी, वो उसके नेक्स्ट बेंच वाले को दे दिया किसी को, उसने उसके पीछे, उसने उसके पीछे, उसने उसके पीछे, ऐसे करते करते लास्ट में ये एनर्जी पहुँच गया। सारे बच्चे अपने बेंच पे ही बैठे हुए हैं, कोई यहाँ से वहाँ नहीं गया है, सब अपने अपने लोकेशन पे हैं, मैं भी अपने लोकेशन पे हूँ। मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले को दे दिया ये एनर्जी, लो भैया आगे बढ़ा दो, एनर्जी दिया, एनर्जी लिया, एनर्जी प्रोपेगेट कर गया यहाँ से वहाँ तक, बट मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे हैं, अपने लोकेशन पे हैं, बट एनर्जी प्रोपेगेट कर गया। इसको बोलते हैं कंडक्शन, इसको बोलते हैं कंडक्शन। मतलब एक रॉड है, समझो एग्जांपल, यहाँ को हमने बर्नर के पे रख दिया, ये एंड ऑफ द रॉड, अब ये एनर्जी दे रहा है, आप यहाँ पे पकड़े हुए इसको पकड़े हुए हो, क्या बहुत देर तक पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। क्यों भैया, यहाँ एनर्जी जो दे रहे हैं उससे ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये जो पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 70 डिग्री सेल्सियस पे आने लग गया, अब ये आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बर्नर पे आप स्पून रख दो, एक एंड, दूसरा एंड इधर पकड़ के रखो, तो क्या आप थोड़ी देर के बाद देखोगे इसका हॉटनेस यहाँ तक आ जाएगा और फिर आप छोड़ दोगे। सो ये एनर्जी, क्या ये स्पून का मॉलिक्यूल या रॉड का मॉलिक्यूल यहाँ से वहाँ चला गया क्या, नहीं, मॉलिक्यूल अपने जगह पे है, मॉलिक्यूल अपने जगह पे, विदाउट बल्क मोशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मोशन नहीं हो रहा, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इस एंड से इस एंड तक, लेकिन मॉलिक्यूल अपने जगह पे क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स हैं, नो बल्क मोशन ऑफ मटेरियल, बट एनर्जी इज गेटिंग प्रोपेगेटेड, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। ये है कंडक्शन। इसका डिटेल भी थोड़ा देखेंगे हम लोग, फिलहाल इंट्रोडक्टरी बात बताया कि कंडक्शन क्या है, वो समझ में आ गया। चलो भाई, अब देखो, ये टीचर अब ये एनर्जी देना चाहता है लास्ट बेंच वाले को, तो दूसरा मोड क्या हो सकता है, दूसरा मोड ये हो सकता है कि भैया पकड़े एनर्जी को और एनर्जी लिए हुए जा रहे हैं, लास्ट बेंच तक चले गए, दे दिया, लास्ट बेंच तक चले गए, दे दिया एनर्जी। मतलब जो एनर्जी का कैरियर है, मॉलिक्यूल जो एनर्जी रखा है, वो एनर्जी लेकर के आगे गया और एनर्जी उसको प्रोवाइड किया। तो यह है विद बल्क मोशन ऑफ मटेरियल, पार्टिकल खुद जा रहा है, एनर्जी लेके जा रहा है, तो वो है विद बल्क मोशन ऑफ मटेरियल, दैट इज एनर्जी कैरियर, वो खुद ही एनर्जी लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल विंटर में क्या होता है, हीट
कन्वेक्टर लगाते हैं हम लोग, हीट कन्वेक्टर। उसका नाम कन्वेक्टर इसलिए है क्योंकि वो कन्वेक्शन फॉलो करता है। हीट कन्वेक्टर मांगोगे इलेक्ट्रिकल के शॉप पे तो तुम्हें मिलेगा हीट कन्वेक्टर। एक बॉक्स बना रहेगा उषा का, श्रीराम, लेक्सस। हॉट एयर ब्लोअर, हॉट एयर ब्लोअर हीट कन्वेक्टर बोला जाता है। हॉट एयर, वहाँ हॉट एयर हुआ और वो खुद एयर हॉट बन करके आया और अपने फेस पे लगा और हमें गर्मी मिले। नोबिता को गर्मी मिला भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ से क्या, एनर्जी कैरियर खुद ही एनर्जी लेके आ रहा है और पहुँचा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यहाँ पे एनर्जी कैरियर पार्टिकल्स खुद ही एनर्जी लेके जाएंगे, तो वो है कन्वेक्शन विद बल्क मोशन ऑफ मटेरियल। तीसरा मोड क्या हो सकता है, मेरे पास एनर्जी है, लास्ट बेंच तक को देना है भाई, कैसे देंगे, तो यहाँ से फेंक देंगे, फेंक दिया, चला गया एनर्जी। ये क्या है, रेडिएशन। ये है रेडिएशन। सन के पास बहुत एनर्जी था, थ्रो कर दिया, जो जो रास्ते में आएंगे सबको दे दिया। वैक्यूम आएगा तो भी चले जाएंगे, एनर्जी प्रोपेगेट कर सकता है, वो है रेडिएशन। तो ओवरऑल मीनिंग तो क्लियर हुआ। एनर्जी ट्रांसफ़र लास्ट बेंच तक दे सकता हूँ। कंडक्शन मतलब नेक्स्ट को दिया, नेक्स्ट बेंच वाले ने उसको दिया, ने उसको दिया, उसको दिया, मॉलिक्यूल सब अपने जगह पे हैं। इस मॉलिक्यूल ने इसको दिया, इस मॉलिक्यूल ने इसको दिया, इस मॉलिक्यूल ने इसको दिया, अपनी जगह पे है, एनर्जी पहुँच गया। इसमें क्या है भाई, हीट कन्वेक्टर में एनर्जी कैरियर खुद ही जाता है भाई। यहाँ पे हॉट एयर ब्लोअर है, यहाँ पे स्विच ऑन किया हमने, यहाँ से हॉट एयर ब्लो हो रहा है और यहाँ पे नोबिता बैठ करके मज़ा ले रहा है। हीट कन्वेक्टर इसको बोलते हैं। और रेडिएटर भी मार्केट में मिलता है भैया। इलेक्ट्रिकल के शॉप में जाओ, बोलो हीट रेडिएटर दे देना भैया, क्या करेगा, लेके आएगा एक बॉक्स टाइप का। इस टाइप का लेके आएगा, इसमें ऐसे नेट बना रहता है भाई, इस तरह से ऐसे बना होता है और इसमें 2 रॉड होते हैं, ट्यूबलाइट की तरह छोटे छोटे ट्यूब होते हैं 2, जो कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन किया वैसे ही ये ग्लो हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, ये रेड हो जाएंगे और यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इसके पीछे पॉलिश्ड सरफेस होते हैं जो रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, ये इस तरह से एनर्जी तुम्हें देंगे। तो ये क्या हो रहा है भाई, हीट रेडिएटर। यहाँ पे से कोई एयर ब्लो होकर तुम्हारे खोपड़ी में मार रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। ये वैक्यूम भी यहाँ कर दोगे तब भी ये चलाएगा। तो ये हीट रेडिएटर है, ठीक है, हीट रेडिएशन है। अब बल्ब ग्लो कर रहा है, वहाँ पे जाकर के तमाशा देख रहे हो, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो बल्ब का जो लाइट तुम पे पड़ रहा है वो रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। सन का लाइट तुम पे पड़ रहा है, रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। और कोई हॉट एयर ब्लो करके, हॉट एयर और एसी के पीछे चले गए, एसी के पास, तो वहाँ से हॉट एयर ब्लो कर रहा है, फेंक रहा है बाहर, और वहाँ तुम ले रहे हो, तो एनर्जी, अंदर का एनर्जी वो लैपटॉप पे चलाते हो तो लैपटॉप से भी देखो एनर्जी निकालता रहता है, हॉट एयर ब्लो कराता है, चलता रहता है। बहुत सारा जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब में हीटिंग को हटाने के लिए हॉट एयर ब्लोअर, छोटे से फ़ैन होते हैं जो निकालते रहते हैं। तो वैसे ही वो कन्वेक्टर होता है। तो कन्वेक्टर का एग्जांपल समझ गए, कंडक्शन का समझ गए, और ये रेडिएशन जो कि सॉलिड लिक्विड गैस सबसे जा सकता है अगर ये ट्रांसपेरेंट हुआ तो, ओपेक होगा तो नहीं। ओपेक का मतलब है कि जो लाइट को ट्रांसफ़र ना होने दे, ऐसा मीडियम। अब बुक लेके बैठ जाओगे तो वो तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, तो वो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और प्लेन ग्लास हो अगर तो हमारा वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई, सबसे पहले देखा कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कैलोरीमेट्री में कि भैया जब मिक्सचर बनाते हैं तो कंप्लीट मेल्टिंग होगा कि नहीं होगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए हमने देखा कि एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा कंप्लीट मेल्टिंग के लिए, मैक्सिमम अवेलेबल कितना होगा, और इसको कंपेयर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, और उस हिसाब से हीट गेन हीट लॉस का इक्वेशन लिखते हैं और काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है भाई। तो थर्मल स्ट्रेस होता है, हमने फिक्स कर दिया है लेंथ को, अब ये लेंथ बढ़ना चाहे तो भी नहीं बढ़ने देंगे, कम होना चाहे तो भी कम नहीं होने देंगे। तो कैसे पता लगेगा कितना स्ट्रेस कितना स्ट्रेन, तो भैया ये सोचेंगे कि अपने आप तुम बताओ भाई कितना होना चाहिए था तुम्हें, 40 पे कितना, 50 पे कितना, तो बोलेगा 50 पे मुझे इतना होना चाहिए, होने नहीं देंगे। इसका मतलब कि तुम हुआ और तुम्हें कंप्रेस किया। और तुम बोलोगे 10 डिग्री पे कितना, तो मैं 10 पे तो इतना ही रहना चाहता हूँ, नहीं तो मैं इतना ही रखूँगा,
इसका मतलब तुम इतना हो गए और तुम्हें मैंने पुल करके इतना पे फिक्स किया हुआ है, तो उसमें इलोंगेटिव स्ट्रेन डेवलप होगा। और जब ज़्यादा रहना चाहता था, कम दिया गया, तो इसका मतलब कंप्रेशन किया हुआ है उसमें, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। तो जो भी स्ट्रेन हो, कंप्रेसिव हो या इलोंगेटिव हो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना डेल्टा टी करने से कितना चेंज होता था लेंथ, तो भाई L नॉट अल्फा डेल्टा टी, इस बेसिस पे निकाल लिया अल्फा डेल्टा टी, और यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करो तो थर्मल स्ट्रेस भी मिल जाएगा। क्लियर है भाई। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखा वो तो खैर PDF था। फिलहाल ये है कि हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये देखने हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास तो लगी जाएंगे। तो आज का क्लास को क्या किया जाए, एंड कर दिया जाए भाई, और कल